सब आगे क्या? मोहन और साहन। बेसिकली लैरिंग्स का एक एनाटमी, फंक्शन और ओपन सर्जरीज का देखेंगे। लेजर और वो टॉर्स वाला बाद में बता दूंगा। टॉर्स तो कवर भी हो गया शायद, लेजर वाला बता दूंगा। ओके, फेशियल नर्व का क्लास देख। ठीक है, अभी आप पढ़ाओ। ओके, सो ये अपना लैरिंग्स है। लैरिंग्स का ये पार्ट इंपॉर्टेंट है सबसे, क्रिकोएरिटनॉइड जॉइंट जो है, ठीक है। तो ये पूरा क्रिकोइड है ही, ये एरिटनॉइड है ये, और ये ऊपर कॉर्निकुलेट कार्टिलेज। ओके, फ्रंट व्यू एंटीरियर व्यू देखें तो ये हाइड्रोन आ गया, ये अपना थायराइड कार्टिलेज है ही, ये इसका सुपीरियर होम, इंफीरियर होम, ये क्रिकोइड कार्टिलेज, देन इधर से ट्रेकिया शुरू हो गया। ठीक, इसी का पोस्टीरियर व्यू देखें तो इधर में क्रिकोइड के जस्ट ऊपर बैठा रहता है एरिटिनॉइड, और इधर में एपिग्लोटिस दिख रहा है अपने को पूरा। ठीक है, ये एक व्यू हो गया, ये सेम चीज है। देन लिगामेंट्स और मेम्ब्रेन्स क्या क्या होते हैं वो अपने को एक रीड मार लेते हैं, ज्यादा खास अपने काम का नहीं। थायरोइड मेम्ब्रेन अपन जानते ही है, थायराइड से आयोड, इन्हीं का कंडेंसेशन होकर लिगामेंट बन जाते हैं। ठीक है, और एक्सट्रिंसिक लिगामेंट्स हायो एपिग्लोटिक, जो एपिग्लोटिस हायोइड के बीच में होगा, थायरोहायोइड जो थायराइड और हायोइड के बीच में होगा, और क्रिकोट्रेकियल। डायग्राम में देखना है तो पीछे देख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ये थायराइड मेम्ब्रेन आ गई अपनी पूरी, और इसके ये फोरामेन इंपॉर्टेंट है, क्यों तो आगे देखेंगे। तो ठीक है, काम काम की चीज देख लेते हैं। थायराइड मेम्ब्रेन जो है ये एक्सटेंड फ्रॉम अपर बॉर्डर ऑफ थायराइड कार्टिलेज टू द अपर बॉर्डर ऑफ हायोइड बोन, ठीक है। पियर्स ऑन ईदर साइड बाय internal laryngeal nerve, that is internal branch of superior laryngeal nerve and superior laryngeal vessels। इधर में जो ये पियर्स हो रही है, दिस इज सुपीरियर laryngeal nerve, ये ठीक है। इसका दो ब्रांच बन गया, एक अंदर चला गया इंटरनल ब्रांच, एक बाहर आ गया एक्सटर्नल ब्रांच, ठीक है। एक्सटर्नल ब्रांच किसको सप्लाई करता है? क्रिकोथायरॉइड को, क्रिकोथायरॉइड। दिस इज ओनली टेंसर ऑफ द वोकल कॉर्ड, क्रिकोथायरॉइड, इसको एक्सटर्नल ब्रांच सप्लाई कर रहा है। तो वॉइस प्रिजर्वेशन में एक साइड का ये बचना चाहिए, ठीक है ना, एक साइड का ये पूरा कॉम्प्लेक्स बचना चाहिए वॉइस प्रिजर्वेशन में, ये एक कंपोनेंट। और आगे पढ़ेंगे तो और कंपोनेंट आ जाएंगे। पहला कंपोनेंट अपना हो गया था क्रिकोरेटिनॉइड जॉइंट, ठीक है। दूसरा हो गया ये, आगे चलते हैं। से बताओ ना, वेगस से क्या निकला? क्या वेगस से निकला ना ये सुपीरियर है। हाँ, तो वेगस से सुपीरियर लैरिंजियल और इंटरनल, सुपीरियर लैरिंजियल की ब्रांच है इंटरनल ब्रांच। हाँ, दोनों इसी है। थोड़ा ट्रैक फिर से समझा दो यार। ये इंटरनल ब्रांच अंदर चला गया डायरेक्ट, हाँ, अपर हाफ ऑफ लैरिंग्स में सेंसरी सप्लाई देगा। नीचे जा रहा है वो एक्सटर्नल ब्रांच है, एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लैरिंजियल नर्व, ठीक है। और ये क्रिकोथायरॉइड में सप्लाई करेगा आगे, ठीक है। तो क्या बचना चाहिए उसका वॉइस प्रिजर्वेशन के लिए? एक तो क्रिकोएरिटनॉइड और दूसरी क्रिकोएरिटनॉइड जॉइंट, और ये नर्व क्योंकि क्रिकोथायरॉइड को सप्लाई कर रही है प्लस सेंसेशन सप्लाई कर रही है ना लैरिंग्स का। अच्छा, इसमें से बोलते हैं वो क्रिकोएरिटनॉइड यूनिट। कार्टिलेज में क्रिकोइड आएगा, एरिटनॉइड आएगा। हाँ। मसल में पोस्टीरियर क्रिकोएरिटनॉइड, लेटरल क्रिकोएरिटनॉइड, इंटरएरिटनॉइड। नर्व में रिकरेंट लैरिंजियल नर्व और सुपीरियर लैरिंजियल नर्व। ओके। कार्टिलेज, मसल और नर्व, ये एक यूनिट। रिकरेंट लैरिंजियल नर्व इज अ ब्रांच ऑफ, वही है ना, वेगस के नीचे से ऊपर आ जाती है वापस यार वो वाला सॉरी फिगर वेगस का नहीं, वेगस का नहीं, इसका हाँ, वेगस से ही तो है। वेगस का, हाँ वेगस का नीचे से वेगस ऊपर का ही है जो आप पर, वो वाला डायग्राम डॉक्टर राकेश ने बताया नहीं है। तो आने तो दो, अभी तो 2 स्लाइड हुई है। ठीक है, ओके। तो ये कंडेंसेशन से लिगामेंट बन जाते हैं थायराइड मेम्ब्रेन के, ये अपने लिए इतना काम का नहीं है तो छोड़ देते हैं,
ठीक है, ये क्रिकोट्रेकियल लिगामेंट है जो अपने को पता है, क्रिकोइड और ट्रेकियल रिंग के बीच में होगा। सो क्रिकोइड कंप्लीट होता है, अपने को मैं बताना भूल गया, पता ही है वैसे। क्रिकोइड इज कंप्लीट पूरा, ठीक है ना। फर्स्ट कार्टिलेज रहेगा ये जो कंप्लीट रहता है, तो ये लैंडमार्क बनाता है अपना। ये बाकी ट्रेकियल रिंग जो होगी पीछे मेम्ब्रेनस रहेगी ये, ठीक है ना। इसलिए क्रिकोइड को अपन नेक में नोड बताने के लिए लैंडमार्क की तरह यूज करते हैं, ठीक है। नेक नोड्स का जो लेवल लेते हैं ना, एक हायोइड बनता है इमेजिंग में, दूसरा क्रिकोइड बनता है। तो बिलो क्रिकोइड का अगर लिम्फ नोड पॉजिटिव होता है तो हमको सीटी थोरैक्स कराना है। ठीक है, चलो आगे। इसके बाद मसल्स भी वापस एक्सट्रिंसिक मसल और इंट्रिंसिक मसल्स। सो एक्सट्रिंसिक मसल कौन है? जो अटैच होती है लैरिंग्स को और सराउंडिंग स्ट्रक्चर से अटैच करती है लैरिंग्स को, ठीक है। ऑल आर पेयर्ड, इंक्लूड पैलेटोफेरिंजियस, साल्पिंजोफेरिंजियस, स्टाइलोफेरिंजियस, स्टर्नोथायरॉइड एंड थायरोहाइड। ऑल ऑफ दीज मसल्स एलेवेट द लैरिंग्स एक्सेप्ट स्टर्नोथायरॉइड, क्योंकि स्टर्नोथायरॉइड नीचे से आ रहा है। स्टर्नोथायरॉइड तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो नीचे ले जाएगा, डिप्रेसर है। बाकी सब एलेवेट करते हैं, ठीक। तो ये याद रखना, स्टर्नोथायरॉइड इज ओनली डिप्रेसर। देन इंट्रिंसिक मसल्स का काम रहता है जो भी फंक्शन है लैरिंग्स के वो सब संभालना। तो ओपन एंड क्लोज द लैरिंजियल इनलेट, अडक्ट एंड एबडक्ट द वोकल कॉर्ड्स, इंक्रीज एंड डिक्रीज द टेंशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स, ये इंट्रिंसिक मसल्स का काम है। तो ये सारे इंट्रिंसिक मसल्स हैं, ठीक है। तो इसमें अपन देख लेते हैं सबसे पहले क्रिकोएटिनॉइड, या इस डायग्राम में देख लो, ये है ये क्रिकोइड है, दिस इज क्रिकोइड, ठीक। ये थायराइड कार्टिलेज है ना। तो ये क्रिकोइड से ये एरेटिनॉइड है इधर, इसका ये दिख रहा है प्रोसेस। तो ये बन गया पोस्टीरियर क्रिको एरेटिनॉइड। तो ये ओनली इंट्रिंसिक मसल दैट एबडक्ट वोकल कॉर्ड को एबडक्ट कराती है। कैसे कराएगी? तो अपने को पता ही चल रहा है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो एरेटिनॉइड को इधर पुल करेगी। एरेटिनॉइड इज लाइक ए पुली, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो इधर पुल करेगी, और ये जब इधर पुल होंगे, इधर जाएंगे तो स्पेस बढ़ेगा इनके बीच का, ये वोकल कॉर्ड्स का, है ना। ये इधर ये जाएगा जब एरेटिनॉइड ऐसे बीच में आएगा दोनों तरफ से, तो ये स्पेस बढ़ेगा। आगे भी डायग्राम आएगा एक, तो ये एबडक्ट करवाता है। तो ये दिस इज ओनली मसल ऑफ इंट्रिंसिक मसल ऑफ लैरिंग्स व्हिच एबडक्ट द वोकल कॉर्ड्स, बाकी सारी एडक्ट करवाएंगी, ठीक है। ये एक फंडा हो गया इंट्रिंसिक मसल्स का। और उसके अलावा अपन थोड़ी खास और देख लेते हैं। ये हो गई पोस्टीरियर क्रिकोएटिनॉइड, ये लेटरल क्रिकोएटिनॉइड, ठीक है। ये फिर अपने आता है अंदर वोकेलिस मसल, जो एरेटिनॉइड से जा रहा है इधर थायराइड कार्टिलेज पे। एंड ये ऊपर में रहता है एक लिगामेंट, वोकल लिगामेंटस स्ट्रक्चर, मसल से ही बोल सकते हैं। मसल का फेसिया कंडेंस होके बना देता है, और एक कंडेंसेशन रहता है इधर, कोनस इलास्टिकस, ठीक है। ये दिख रहा है वाइट कोनस इलास्टिकस दिस। तो जब ग्लोटिस मतलब इधर का कोई ट्यूमर रहेगा तो वो कोनस इलास्टिकस के थ्रू सब ग्लोटिस में जा सकता है। सो इट प्रोवाइड्स ए पाथवे फॉर स्प्रेड, दो इट इज टफ स्ट्रक्चर, बट अगर ट्यूमर इसको इन्वॉल्व हो गया तो इट कैन गो टू सब ग्लोटिस। तो ये पाथवे एक सब ग्लोटिस में जाने का, ठीक है। एंड दिस इज क्रिकोथायरॉइड, ये है अपना थायराइड, इधर है क्रिकोइड। सो दिस मसल इज क्रिकोथायरॉइड, ठीक है। ये क्रिकोथायरॉइड इज टेंस करता है वोकल कॉर्ड को। कैसे करता है वो आगे आएगा। ओके, सारी मसल पढ़ने से तो फायदा नहीं है अपने को, बोलो तो पढ़ा देता हूँ, ज्यादा हो जाएगा। आया है क्या कभी सर्जिकल एनाटॉमी आया है क्या? नहीं आया, पर वो उसके बिना बैठेगा नहीं। वॉइस प्रिजर्वेशन क्या है क्या नहीं है, उसमें तो एक मसल इम्पोर्टेंट है।
सो ओके, मसल्स दैट ओपन द लैरिंजियल इनलेट थायरोएपिग्लोटिकस, मतलब याद रखने की जरूरत नहीं, जस्ट फॉर ऐसे पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नहीं आया है। मसल दैट क्लोजेस द लैरिंजियल इनलेट इज एरिएपिग्लोटिकस एंड ओब्लिक एरिटेनॉइड्स। ठीक है, एरियोपिग्लोटिकस इधर होता है। ये एरी नाम से लग रहा है, एरिटेनॉइड एंड एपिग्लोटिस, तो एरिटेनॉइड से जाएगा और एपिग्लोटिस पे जाएगा। ठीक है, ये है थायराइड कार्टिलेज से एपिग्लोटिस पे, तो थायरोएपिग्लोटिक मसल है, थायरोएपिग्लोटिकस बोल दो इसको। ठीक है, इसका काम है ओपन कराना, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये खुलेगा पूरा ढक्कन की तरह। ठीक है, और एरिएपिग्लोटिकस होगा तो बंद होगा, ये इधर आएगा। ठीक है, ऐसे ही ओब्लिक एरेटिनॉइड्स का काम है, जो एरेटिनॉइड्स के बीच में रहेंगे उसका काम भी क्लोज करना है। ठीक है, तो ये बीच में आ रहा है, ये भी वही सेम डायग्राम, ये ओब्लिक एरेटिनॉइड के लिए अपन ने देखा है। ओब्लिक एरेटिनॉइड ऐसे जाते हैं, एक एरेटिनॉइड से दूसरे पे, इससे इसमें, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट करके पास में लाएंगे, इसको क्लोज कराएंगे इनलेट को। ठीक है, तो ओपनर हो गया थायरोएपिग्लोटिकस। नाउ एब्डक्ट कौन कराएगा अपन ने देख ही लिया, पोस्टीरियर क्रिकोएरेटिनॉइड, ये इंपॉर्टेंट है। एडक्ट कौन कराएगा, लेटरल क्रिकोएरेटिनॉइड एंड ट्रांसवर्स एरेटिनॉइड, ये कराएंगे एडक्ट मेनली। ठीक है, तो ये अपना एब्डक्टर जो अपन ने पढ़ा था कि ये कॉन्ट्रैक्ट अगर होगा तो एरेटिनॉइड इधर जाएगा, एरेटिनॉइड इधर जाएगा तो लाइक ए पुली एक्ट करता है ये, तो ये ओपन होगा, वाइड होगा। ठीक है, इसकी सप्लाई क्या होती है, पोस्टीरियर पोस्टीरियर क्रिकोएरेटिनॉइड की, सॉरी नर्व, इसका all intrinsic muscles are supplied by recurrent laryngeal nerve except posterior cricoarytenoid। ना तो इसमें नहीं पता है, एक्सेप्ट क्रिकोथायराइड पढ़ा था ना शुरू में। क्रिकोथायराइड को कौन करता है, एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लैरिंजियल नर्व। यस, तो ये तो एक नर्व का फंडा है, ये याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा फंडा है, ओनली अबडक्टर कौन है, पोस्टीरियर क्रिकोएरेटिनॉइड। ठीक है, तो मैंने तो इसको याद रखा कि मान लो अब्दुल कोई फ्रेंड है अपना अब्दुल, ठीक है, उसको बोल रहे हैं खाना पकाने के लिए कि पका अब्दुल, पका अब्दुल। ठीक है, पीसीए पोस्टीरियर क्रिकोएरेटिनॉइड अबडक्टर। ठीक है, उसके बाद एडक्टर्स बच गए, वो एडक्टर्स हो गए मोस्टली, पर मेनली ट्रांसवर्स एरेटिनॉइड ये काम करता है, क्योंकि दोनों एरेटिनॉइड के बीच में खींचेगा तो पास में आ जाएंगे वोकल कॉर्ड, और उसके अलावा वोकेलिस या थायरोएरेटिनॉइड ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये टेंस होके पास में आ जाएगा या फैल जाएगा, मतलब वाइडनिंग हो जाएगी एक तरह से, ये वाइडन होगा तो स्पेस कम हो जाएगा। लेटरल क्रिकोएरेटिनॉइड कैसे करता है, तो ऐसे करता है, वही पुली सिस्टम की तरह, ये अंदर लाएगा तो वो पास में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे एडक्टर्स हैं। अभी मसल दैट टेंसेस द वोकल कॉर्ड इज क्रिकोथायराइड एंड इट्स सप्लाइड बाय आरएलएन, नो, एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लैरिंजियल नर्व। यस, ये रिमेंबर रखना है। ठीक है, ओनली इंट्रिंसिक मसल ऑफ लैरिंक्स व्हिच इज सप्लाइड बाय other than RLN is this cricothyroid। रिलैक्स कौन करेगा, तो थायरोएडेनॉइड, वोकेलिस मसल। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है कि रिलैक्स कैसे करेगा, जब वो पूरा है तो डायग्राम में देखते हैं अपन। ठीक है, तो ये अपना क्रिकोथायराइड है, क्रिकोथायराइड का ऐसा डायरेक्शन रहता है, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये पूरा कार्टिलेज ये ऐसे टिल्ट करता है, ये टिल्ट करने की वजह से एरेटिनॉइड जो पीछे बैठे ना, इनसे इनका एंगुलेशन ऐसा हो जाता है कि ये टेंस हो जाता है, मतलब ऐसा लेंथ बढ़ जाता है, डायगोनल बढ़ जाता है एक तरह से। ठीक है ना, और वो थायरोएरेटिनॉइड या वोकेलिस जब कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, तो एक ऊपर तो मेम्ब्रेन रहेगा, वो मेम्ब्रेन ऐसा ढीला ढीला हो जाएगा, ऊपर जैसे चद्दर बिछाया हुआ रहता है वैसा रहता है मेम्ब्रेन। ठीक है, तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो ऊपर का म्यूकोजा एकदम
सैगी सा हो जाएगा, उसी को बोलते हैं अपन रिलैक्स हो गया वोकल कॉर्ड। ठीक है, रिलैक्स वोकल कॉर्ड रहेगा तब बात करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब बात करेंगे? वो तो अलग अलग के मतलब टोन टोन के लिए, टोन चेंज करने के लिए चाहिए होगा, बात तो दोनों में ही करेंगे। टोन टोन चेंज करते हैं, खाली पिच चेंज करने में। हाँ हाँ, टोनर है वो, सिर्फ टोनर। चीखना हो तो टेंस करना है क्रिकोथायराइड। हाँ, वो डायग्राम कहाँ गया, ये रहा। विस्परिंग में एब्डक्ट करना। ये क्रिकोथायराइड जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जैसे पहले यहाँ था थायराइड कार्टिलेज, तो फिर इधर आ जाएगा आगे। ठीक है, तो इसका रेटिनोइड से कंपैरिजन करेंगे तो वो गैप बढ़ जाएगा बीच का, ऐसे पीछे टिल्ट हो, जैसे ऐसे था, इधर था पहले, तो ऐसा इतना गैप आ गया, इतना गैप आ गया तो वो खींचेगा फिर, तो वो टेंस हो जाएगा। ठीक है, पोस्टीरियर क्रिकोरेटिनोइड अपन ने समझ ही लिया, पूरा समझ लिया। नर्व सप्लाई वेगस से आती है, अपन ने पढ़ लिया, फिर रिवाइज कर लेते हैं। सुपीरियर लेरेंजियल नर्व लीव्स द वेगस नर्व हाई इन द नेक, इंटरनल ब्रांच इसका जाएगा, प्रोवाइड्स द सेंसेशन, ओनली सेंसेशन ऑफ ग्लोटिस एंड सुप्राग्लोटिस। तो वोकल कॉर्ड से ऊपर का जितना भी एरिया है उसको सप्लाई करेगा इंटरनल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लेरेंजियल नर्व। ठीक है, देन एक्सटर्नल ब्रांच, इट सप्लाइज द मोटर फंक्शन ऑफ द क्रिकोथायराइड। ठीक है, which tenses the vocal cords and it can cause laryngospasm as well. ठीक है, ओके। अभी recurrent laryngeal nerve जो रहता है, it provides sensation to the, तो ऊपर का हाफ तो हो गया, vocal cord से ऊपर का कौन सप्लाई करता है? SLN, इंटरनल ब्रांच ऑफ SLN। यस, तो नीचे का जो बच गया वो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। यस, it branches from the vagus in mediastinum and turns back up into the neck. On the right, it traverses inferior to the subclavian, and on the left side, it travels. हाँ, तो ये जो आप बोल रहे थे वो, ठीक है ना, इधर साइड, राइट साइड में तो ये आया वेगस, और ये नीचे ब्रांच दिया, पीछे से ये आ गया ग्रूव में, इधर निकला, इधर ब्रांच दिया, आर्च ऑफ अओर्टा के पीछे गया, ग्रूव में आ गया। ठीक है, तो ये कौन सी नर्व क्लोज रहती है ज्यादा, राइट और लेफ्ट? राइट वाले का लॉन्ग डिस्टेंस रहता है क्या? नहीं, लेफ्ट वाले का लॉन्ग डिस्टेंस रहेगा, राइट प्लस है, लेफ्ट ही क्लोज रहता है। ठीक है, लॉन्ग एंड क्लोज। ठीक है, आर्टीरियल सप्लाई में कुछ ज्यादा खास नहीं है। सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी फ्रॉम सुपीरियर थायराइड आर्टरी, inferior laryngeal artery from the inferior thyroid artery। ठीक है, तो सुपीरियर थायराइड आर्टरी किसका ब्रांच है? सुपीरियर थायराइड आर्टरी इंटरनल कैरोटिड का है ना? कैरोटिड का ही। इंटरनल एक्सटर्नल कहाँ से है? इंटरनल का नहीं है, एक्सटर्नल का। व्हाट इज एक्सटर्नल है ना? इज द इम्पोर्टेंट इंटरनल कौन सी कोई ब्रांच नहीं होती इंटरनल में, C6 से Yes, C1 तक। दिस इज द फर्स्ट ब्रांच, फर्स्ट मीडियल ब्रांच, फर्स्ट ब्रांच। ठीक है, तो अपने को ECA लाइगेशन में भी हेल्प करता है ना ये, जब डाउट हो तो जब मिलती नहीं है तो इसको ही ट्रेस करके जाते हैं। ठीक है, ओके। एंड इंफीरियर लेरेंजियल आर्टरीज फ्रॉम इंफीरियर थायराइड आर्टरी। अब इंफीरियर थायराइड आर्टरी किसका ब्रांच है? थायरोसर्वाइकल ट्रंक। थायरोसर्वाइकल ट्रंक, थायरोसर्वाइकल ट्रंक। ठीक, फिर थायराइडिमा इंटिमा, मिडिल थायराइड आर्टरी भी होती है। थायराइड इमा आर्टरी बोल, थायराइडिमा वो तो नीचे से आती है। मिडिल थायराइड आर्टरी भी होती है, मिडिल थायराइड कभी होती है। 30% या पता नहीं कितने परसेंट, 3% में थायराइडिमा आर्टरी होती है, बीच में आती है, तो इस तरह से थायराइड वेन रहती है वो जो बीच में आती है ना उधर। वो तो आर्च ऑफ अओर्टा से ही आती है ना डायरेक्ट। कौन? ईमा आर्टरी ब्रेकियोसेफेलिक से, पता नहीं, भूल गई। ये MCQ था। MCQ। ठीक है,
अब अपन चलते हैं आगे। पोटेंशियल स्पेसेज ऑफ लैरिंक्स, प्री एपिग्लोटिक स्पेस, पैराग्लोटिक स्पेस एंड रिंकेज स्पेस क्या होते हैं आगे देखते हैं। प्री एपिग्लोटिक स्प्लिट एपिग्लोटिक स्पेस जो रहता है उसके पहले डायग्राम देख लेते हैं। ये ठीक है, ये हायोड बोन है, ये एपिग्लोटिस है, ये अपना लैरिंक्स का इनलेट है, ठीक है। और ये क्या है, कौन सा मेम्ब्रेन है जो थायराइड और हायोड के बीच में है? थायरोइड। थायराइड। यस, सो दिस स्पेस, ये स्पेस है प्री एपिग्लोटिक स्पेस, ठीक है। हायोड और एपिग्लोटिस के बीच में एक लिगामेंट रहता है, नाम से पता चल रहा है अपने को, हायो एपिग्लोटिक लिगामेंट, ठीक है। तो ये हायो एपिग्लोटिक लिगामेंट है, ये एपिग्लोटिस है, हायोड है, थायराइड मेम्ब्रेन है, और ये थायराइड और एपिग्लोटिस के बीच में भी एक लिगामेंट है छोटा सा, ये इसका नाम भी नाम से पता चल रहा है, क्या नाम है, थायरो एपिग्लोटिक लिगामेंट। थायराइड कार्टिलेज से एपिग्लोटिस को जा रहा है थायरो एपिग्लोटिक लिगामेंट, हायोड से एपिग्लोटिस में जा रहा है हायो एपिग्लोटिक लिगामेंट, थायराइड से हायोड में मेम्ब्रेन है उसको थायरोहायोड मेम्ब्रेन। ये सब देख लिया, अब पढ़ते हैं। सुपीरियरली इट इज बाउंडेड बाय हायो एपिग्लोटिक लिगामेंट, आ रहा दिमाग में, हायो एपिग्लोटिक लिगामेंट सुपीरियरली रहेगा, ये सुपीरियरली है, ठीक है। ओके, एंटीरियरली बाय द थायरोहाइड मेम्ब्रेन, एंटीरियरली है मेम्ब्रेन, ओके। एंड थायराइड कार्टिलेज, यस ऑब्वियसली थायराइड कार्टिलेज रहेगा ही अपर पोर्शन। एंड पोस्टीरियरली बाय द एपिग्लोटिस, तो पोस्टीरियरली तो एपिग्लोटिस रहना ही है जब प्री एपिग्लोटिक स्पेस है। इट इज फिल्ड विद फैट एंड एरियोलर टिश्यू, continuous with paraglottic spaces bilaterally, and cancer of laryngeal surface of epiglottis readily spread to pre-epiglottic space, क्योंकि fenestrated रहता है और छोटे छोटे होल्स रहेंगे तो इजीली जाता है उधर, ठीक है। वापस देख लेते हैं, ये प्री एपिग्लोटिक स्पेस थायराइड की साइड है, ठीक है, ठीक है। तो सुपीरियरली रहेगा हायो एपिग्लोटिक, एंटीरियरली रहेगा थायरोहाइड मेम्ब्रेन, इंफीरियरली ये रहेगा प्लस थायराइड कार्टिलेज, व्हाट इज दिस, थायरो एपिग्लोटिक लिगामेंट, पोस्टीरियरली थायराइड अपन ने इतनी सर्जरीज करी है, इतने लिगामेंट कहाँ मिलते हैं यार कभी? ये बहुत ऊपर है, थायराइड लैरिंक्स में मिलेंगे ये ऊपर है, हायोड के पीछे ऑलमोस्ट। थायरो एपिग्लोटिक थायराइड कार्टिलेज, ओके थायराइड कार्टिलेज है ना, हम लोग तो थायराइड हम नीचे सर्जरी करते हैं इसके बाद। चलो पैराग्लोटिक स्पेस, पैराग्लोटिक स्पेस में पहले डायग्राम देख लेते हैं। ये पैराग्लोटिक स्पेस रहता है इधर, जो ये बन रहा है ना डायमंड, ये पिरामिड, ये ठीक है। तो अभी ये दिमाग में रखना है, ये मिटाता हूं। सो लेटरली क्या रहेगा, थायराइड कार्टिलेज, यस लेटरली थायराइड कार्टिलेज है ये रहा, ठीक है। सुपीरोमीडियली प्री एपिग्लोटिक स्पेस रहेगा, ये थोड़ा इमेजिन करना है अपने को। आगे एपिग्लोटिस है इधर, तो प्री इधर से प्री एपिग्लोटिक स्पेस रहेगा। इन्फीरोमीडियली कॉनस इलास्टिकस, जो अपन ने पढ़ा था, कॉनस इलास्टिकस था एक वाइट, वो इन्फीरोमीडियली रहता है, तो रहेगा ही, इधर में आएगा, ठीक है, पूरा इन्फीरोमीडियली। एंड पोस्टीरियरली पायरिफॉर्म साइनस रहता है, ठीक है। पायरिफॉर्म साइनस इज पार्ट ऑफ हाइपोफेरिंक्स, ठीक है। तो ये पोस्टीरियरली रहना है, जब हाइपोफेरिंक्स पीछे है तो उसका पार्ट ही आएगा पीछे, तो कौन सा पार्ट आएगा, पायरिफॉर्म साइनस। सो दिस इज आवर पैराग्लोटिक स्पेस। लेटरली रहता है थायराइड कार्टिलेज, सुपीरोमीडियली रहता है प्री एपिग्लोटिक स्पेस, इन्फीरोमीडियली रहता है कॉनस इलास्टिकस, पोस्टीरियरली रहता है पायरिफॉर्म साइनस। तो पूरा रनवे बन गया ना, पूरा मतलब एक पाथवे बन गया स्प्रेड का। सुप्राग्लोटिस भी है अगर, तो पूरा फैल के जा सकता है ना, किधर किधर जा सकता है, प्री एपिग्लोटिक में जा सकता है, प्री एपिग्लोटिक में आ गया तो उसके थ्रू भी आ सकता है, वैसे भी जा सकता है पैराग्लोटिक में, और पैराग्लोटिक में आ गया तो कॉनस इलास्टिकस के थ्रू सबग्लोटिस में भी जा सकता है। तो ऐसे ही ट्यूमर को अपन बोलते हैं ट्रांसग्लोटिक, पूरा घूम रहा है जो ऊपर से नीचे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
ये हो गया अपना पैराग्लोटिक, 2 स्पेस पढ़ लिए, प्री एपिग्लोटिक, पैराग्लोटिक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रिंकेज स्पेस, ये तो इजी है। यही स्पेस पता है बस मुझे। Mucosa over the vocal ligament loosely attached to the ligaments. Thus, there is a submucosal space along most of the length of true vocal cord. Lamina propria का जो superficial layer रहता है, lamina propria का, ठीक है ना, superficial जो पार्ट रहता है, डायग्राम में आएगा, ये लिखा हुआ बीच में आ गया मेरा। ये जो ग्रे वाला पार्ट है इंटरमीडिएट है, और डीप वाला ये सब लमाइना प्रोप्रिया, और ये जो ऊपर लाइट वाला, इसको लाइट पिंक बोल सकते हैं, लाइट पिंक सा जो कलर है, ये है आपका रिंकेज स्पेस, ये है म्यूकोजा। ठीक है, तो पूरी लेंथ में नीचे नीचे रहता है इसके। और ये वोकलिस, जब अपन पढ़ रहे थे कि वोकलिस कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये ऐसा ऐसा हो जाएगा, अंडुलेटिंग सा, तो इसी को बोलते हैं कि वोकल कॉर्ड रिलैक्स हो गया। तीन स्पेस पढ़ ली अपन ने। ठीक है, अब पढ़ते हैं बैरियर्स। बैरियर्स ऑफ स्प्रेड क्या है? तो डेफिनेटली लिगामेंट्स, मेम्ब्रेन्स, ये सब बैरियर ही रहेंगे, पढ़ लेते हैं फिर भी। लोकल स्प्रेड ऑफ कैंसर इन द लैरिंक्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सर्टेन एम्ब्रियोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल फैक्टर्स। ठीक, लैरिंक्स हैज एम्ब्रियोलॉजिकल हॉरिजॉन्टल डिवाइड एट द लेवल ऑफ वेंट्रिकल। ठीक है, जो फॉल्स वोकल कॉर्ड और ट्रू वोकल कॉर्ड की, फॉल्स कॉर्ड ऐसे घूम के जाते हैं और ट्रू वोकल कॉर्ड शुरू, ये बीच में वेंट्रिकल बनते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे एम्ब्रियोलॉजिकल डिवाइड है, ऊपर का हिस्सा अलग कार्टिलेज से बना रहता है, आर्क से बना रहता है, नीचे वाला अलग आर्क से बना रहता है। ठीक, सो इट लिमिट्स द स्प्रेड ऑफ कैंसर बिटवीन सुप्राग्लोटिस एंड सबग्लोटिस, एक तरह से थोड़ा टाइम देता है ट्यूमर को। देन सिमिलरली वर्टिकल डिवाइड भी रहता है, एग्जिस्ट बिटवीन द ईच साइड, डेवलप्ड फ्रॉम रेस्पेक्टिव ब्रैंकियल आर्चेज। मोस्ट प्रोनाउंस्ड होता है ग्लोटिस में, लेस सो इन सुप्राग्लोटिस, और लीस्ट होता है सबग्लोटिस में। ठीक है, तो थायराइड कार्टिलेज और सुप्राग्लोटिक स्ट्रक्चर जो है, वेंट्रिकल के ऊपर का जो हिस्सा है वो बनता है 4th ब्रैंकियल आर्च से, और बाकी जो क्रिकोइड, एरेटिनॉइड, ये सब सबग्लोटिस, ये बनते हैं 6th से। ठीक है ना, 4 और 6। तो ये दोनों जहाँ फ्यूज होती है, एम्ब्रियोलॉजिकली जो फ्यूज होगा डेवलपमेंट में, वो एक बैरियर की तरह काम करता है। सेम वर्टिकल भी बैरियर रहता है। ठीक है, तो ये दोनों एम्ब्रियोलॉजिकल बैरियर है। Then B is local spread within the larynx is limited and modified by fibrocartilaginous framework, जो अपन ने सब पढ़ा, थायराइड, क्रिकोइड कार्टिलेज, क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन, क्रिकोथायराइड लिगामेंट, ये सब बैरियर ही हैं, क्योंकि लिगामेंट टफ स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, तो ये रोकते हैं इसको अलग अलग स्पेसेज में जाने से। नाउ अनदर फैक्टर टू बी कंसिडर्ड इज इन्वेजिव नेचर ऑफ द ट्यूमर, वो भी देखना है आपने, क्योंकि ट्यूमर कैसा है, प्रोलिफरेटिंग है कि इनफिल्ट्रेटिव है। प्रोलिफरेटिव होगा तो अच्छा होगा, इनफिल्ट्रेटिव होगा तो पुअर प्रोग्नोस्टिक होगा। ठीक है, तो ये स्प्रेड के क्या क्या फैक्टर मैटर करते हैं वो है। अब फाइब्रोकार्टिलेजिस बैरियर्स में क्या क्या है? तो थायराइड कार्टिलेज, क्रिकोइड, हायोइड, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस में फेनेस्ट्रेशन रहते हैं, इसलिए इससे स्प्रेड हो सकता है। ठीक, उसके अलावा कॉनस इलास्टिकस अपन ने देखा ही था, टेम्परेरी बैरियर है, कुछ देर रोकेगा, उसके बाद अगर इन्वेड कर गया तो सबग्लोटिस का रास्ता बन जाएगा वही, एंड सबग्लोटिस एज वेल एज एक्स्ट्रा लैरिंजियल स्प्रेड के लिए, क्योंकि बाहर निकाल देगा कार्टिलेज वाले फ्रेमवर्क से। ब्रोयल्स लिगामेंट कहाँ रहता है? जो एंटीरियर कमीसर बनता है ना, उधर के आसपास। सो इट लैक्स, जहाँ लिगामेंट रहेगा वहां इनर पेरिकॉन्ड्रियम नहीं होता, इसलिए थायरो एपिग्लोटिक लिगामेंट में ले जा सकता है ट्यूमर को, ये ब्रोयल्स लिगामेंट। ठीक है, उसके अलावा सब मेम्ब्रेन है जो अपन ने पढ़े, ये देख लो। हाइयो एपिग्लोटिक जो लिगामेंट रहता है वो बीओटी में इन्फिल्ट्रेशन को रोकता है, जो हाइयो एपिग्लोटिक ऊपर पढ़ा था अपन ने। अब टीएनएम देख लेते हैं थोड़ा सा, टीएनएम। ठीक है, तो सुप्राग्लोटिस, ग्लोटिस एंड सबग्लोटिस। तो वोकल कॉर्ड फिक्सेशन, T3 हमेशा याद रखना है अपने को, वोकल कॉर्ड फिक्सेशन, नॉट मतलब मोबिलिटी नहीं, फिक्सेशन। अल्टर्ड मोबिलिटी अलग चीज है, वो T2 में आएगा। वोकल कॉर्ड फिक्सेशन, वोकल कॉर्ड फिक्सेशन प्लस स्पेसेस, दो भी पढ़े ना अपन ने, स्पेसेज।
प्लस इनर पेरिकॉन्ड्रियम, इनर किसका, थायराइड कार्टिलेज का, ये सब रहता है स्टेज 3 में, सब साइड में नियर अबाउट, मतलब थोड़ा इधर उधर देख लो, ठीक है ना। 3 चीजें देखनी है, वोकल कॉर्ड फिक्सेशन, स्पेसेज एंड इनर पेरिकॉन्ड्रियम ऑफ थायराइड कार्टिलेज या इनर कॉर्टेक्स ऑफ थायराइड कार्टिलेज, ये T3 रहेगा, सुप्राग्लोटिस में भी, ग्लोटिस में भी और सब ग्लोटिस में, ठीक है। अब T1 T2 में क्या रहेगा, एक सब साइड T1, दो सब साइड T2, T3 अपन ने याद कर लिया, T4 देख लेंगे। तो ये एक ब्रीफ मतलब आइडिया के लिए, अभी डिटेल में पढ़ लेते हैं। सुप्राग्लोटिस पहले देख लेते हैं कि सब साइड है क्या क्या इनकी। तो सुप्राग्लोटिस की सब साइड है सुप्रा हायोड एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस को 2 में डिवाइड करते हैं, एक जो हायोड से ऊपर है, एक जो हायोड के नीचे बच गया। तो सुप्रा हायोड एपिग्लोटिस, इंफ्रा हायोड एपिग्लोटिस, 2 सबसाइट हो गई। तीसरी है एरी एपिग्लोटिक फोल्ड, जो एरेटिनोइड और एपिग्लोटिस के बीच में रहेगा। चौथा है एरेटिनोइड वेंट्रिकुलर बैंड्स या सॉरी एरेटिनोइड्स एंड वेंट्रिकुलर बैंड्स। वेंट्रिकुलर बैंड को ही अपन सिर्फ बैंड भी बोलते हैं और फॉल्स वोकल कॉर्ड भी बोलते हैं, ठीक है ना। ओनली बैंड भी कहीं नाम आए तो बैंड मींस वेंट्रिकुलर बैंड एंड इट इज फॉल्स वोकल कॉर्ड। तो यहां तक का जो भी हिस्सा है वो सब क्या है, सुप्राग्लोटिस, काम नहीं कर रहा, ठीक है। और एरेटिनोइड भी किस में आता है, सुप्राग्लोटिस में। ग्लोटिस के सबसाइड क्या क्या है, ट्रू वोकल कॉर्ड इंक्लूडिंग एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कमीसर, ठीक है। 3 सबसाइड हो गए इसके, ट्रू वोकल कॉर्ड, एंटीरियर कमीसर, पोस्टीरियर कमीसर। सब ग्लोटिस में ज्यादा मायने नहीं रखता ये सब। तो अभी सुप्राग्लोटिस, ट्यूमर लिमिटेड टू 1 सबसाइट ऑफ सुप्राग्लोटिस विद नॉर्मल वोकल कॉर्ड मोबिलिटी, ठीक है। T2 क्या होगा, इन्वेड्स म्यूकोजा ऑफ मोर देन 1 एडजेसेंट सबसाइट्स। तो मोर देन 1 सबसाइट का म्यूकोजा है ना, मसल नहीं, म्यूकोजा सुपरफिशियल रहना चाहिए। जैसे कि ग्लोटिस में चला गया या सुप्राग्लोटिस में चला गया, ये हो गया। विदाउट फिक्सेशन ऑफ लैरिंग्स तो रहेगा ही रहेगा। T3 अपन ने पढ़ ही लिया, वोकल कॉर्ड फिक्सेशन, एनी ऑफ द फॉलोइंग, कौन कौन, पोस्ट क्रिकोइड एरिया, प्री एपिग्लोटिक स्पेस, पैराग्लोटिक स्पेस, इनर कॉर्टेक्स ऑफ थायराइड कार्टिलेज, ये है T3। फिर T4 A में रहेगा अपना, T4B तो अपना अनरिसेक्टेबल रहता ही है, नियर अबाउट हेड एंड नेक में कहीं भी जाओ, ये तो लगभग वही सब रहता है, प्री वर्टिब्रल स्पेस, कैरोटिड एंड मीडियस्टिनल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो T4A बच गया। T4A मतलब एक्स्ट्रा लेरिंजियल जो भी नेक में सॉफ्ट टिश्यू स्प्रेड है वो सब T4A है, मतलब इन्वेट्स थ्रू द आउटर कॉर्टेक्स, तो पूरा कॉर्टेक्स चला गया, and invades the tissue beyond the larynx, trachea, soft tissue of neck including the deep extrinsic muscles of tongue and strap muscles, thyroid cartilage, muscles of tongue है ये, muscles of tongue, okay। mucosa of tongue इधर भी आ सकता है T2 में, ठीक है। muscles of tongue आ गया base of tongue का, तो वो T4A है, ये हो गया सुप्राग्लोटिस। then ग्लोटिस, तो T1 आ गया अपना लिमिटेड टू वोकल कॉर्ड, T1A 1 वोकल कॉर्ड, T1B 2 वोकल कॉर्ड, ठीक है ना। T2 में है एक्सटेंड्स टू सुप्राग्लोटिस और सबग्लोटिस, वही सेम फंडा, एक साइड में रहेगा, फिर ऊपर या नीचे जा सकता है। T2 T3 फिक्स है, तो इधर वो भी सेम है, सुप्राग्लोटिस सबग्लोटिस, ठीक है। T3 हो गया लिमिटेड टू द लैरिंग्स विद वोकल कॉर्ड फिक्सेशन एंड इन्वेजन ऑफ पैराग्लोटिक स्पेस, इनर कॉर्टेक्स ऑफ द थायराइड कार्टिलेज। T4A भी नियर अबाउट वही है, T4B भी वही है। देन सबग्लोटिस, तो T1 क्या है, लिमिटेड टू सबग्लोटिस, और T2 क्या है, एक्सटेंड्स टू, अब सबग्लोटिस है तो इसके ऊपर तो ग्लोटिस ही रहता है, ठीक है। तो एक्सटेंड्स टू ग्लोटिस और सुप्राग्लोटिस, या फिर नीचे थोड़ा बहुत ट्रेकिया में भी घुस सकता है कई बार, ठीक है। T3 सेम हो गया, वोकल कॉर्ड फिक्सेशन, invasion of paraglottic space, inner cortex of thyroid cartilage। T4 सेम, T4B सेम। नोडल स्टेजिंग वही रहता है जो अपन हेड नेक में पढ़ते हैं। अभी आगे अपन कि अपन क्यों पढ़ रहे हैं ये सब, क्यों अपने को बचाना है लैरिंग्स को, ठीक है। सो व्हाई नॉट टोटल, क्यों नहीं सीधा सीधा टोटल करके निकल जाते हैं। सो टोटल लैरिंजेक्टमी प्लस माइनस एडजुवेंट, मोस्टली पढ़ता ही आरटी, offers the best chances for cure
अक्रॉस ऑल टाइप्स एंड स्टेजेस ऑफ लेरेंजियल कैंसर। सब में बेस्ट क्योर देता है, फिर भी अपन क्यों ट्राई मार रहे हैं बचाने का, बिकॉज टीएल टोटल लेरेंजेक्टमी इज एसोसिएटेड विद सीवियर फंक्शनल सीक्वेल्स, सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड लो पेशेंट एक्सेप्टेंस। ठीक है ना। नाउ मोस्टली अप्लाइड टू क्लिनिकल सिनेरियोज इन विच टीएल इज सोल वायबल ट्रीटमेंट। जब कोई और ऑप्शन नहीं बचता है तभी अपन टीएल के लिए जाते हैं। जैसे एडवांस्ड T4A ट्यूमर्स, थायराइड कार्टिलेज का पूरा इरोजन हो गया तो अपने पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आरटी भी देंगे तो कार्टिलेज गया हुआ है, नेक्रोसिस और होगा। ठीक है। और इन केस ऑफ लोकली रेकरेंट केस, लोकली रेकरेंट केस है साल्वेज के लिए अपने को टीएल करना पड़ेगा आफ्टर रेडिएशन ट्रीटमेंट। ठीक, आगे पढ़ लो क्या क्या दिक्कत है टीएल के बारे में, मान लो आ जाए टोटल लेरिंजेक्टमी से क्या क्या दिक्कत है, तो ये लिख सकते हैं अपन। एक तो कम्युनिकेशन चला जाएगा, लॉस ऑफ नॉर्मल स्पीच, क्वालिटी भी चला जाएगा, क्वांटिटी भी। नॉर्मल स्पीच है ना, स्पीच तो अपन वॉइस रिहैब करा सकते हैं बट नॉर्मल नहीं हो पाएगा। एयरवे क्लोजर, लॉस ऑफ एयरवे प्रोटेक्शन, लॉस ऑफ इफेक्टिव कफ एंड लॉस ऑफ एबिलिटी टू स्ट्रेन। ठीक है ना, ये सब हो जाएगा। एबिलिटी टू स्ट्रेन ये हो गया, इसलिए अपन पोस्ट ऑप में लेग्जेटिव भी देते हैं टीएल वाले पेशेंट को। ठीक है, लेग्जेटिव्स। नेजल एयर फ्लो, नेजल एयर फ्लो चला जाएगा, तो नेजल एयर फ्लो चाहने से बहुत सारे नुकसान है। फर्स्ट तो नेजल एयर कंडीशनिंग जो होता है एयर का वो नहीं होगा। दूसरा है कि स्मेल और टेस्ट चला गया, स्मेल ही चला गया पेशेंट का। ठीक है, खाने का स्मेल ही नहीं आएगा उसको, कैसा क्या है नहीं है, उससे वो परेशान हो जाएगा। लॉस ऑफ नॉर्मल नेजल होम्योस्टेसिस एंड इम्यूनिटी, इम्यूनिटी में रोल रहता है अपने को पता है, वो सब लॉस हो जाएगा। स्वेलोइंग में दिक्कत आ सकती है क्योंकि सब मसल वसल कटते हैं उधर। ठीक है, तो उससे थोड़ा कोऑर्डिनेशन में इश्यू आ सकते हैं। नर्व इन्वॉल्वमेंट है उससे इश्यू आ सकते हैं। आरटी पड़ा है, फाइब्रोसिस हो गया, उससे इश्यू आ सकता है। ठीक है, एंड साइकोलॉजिकल ऑब्वियस बॉडी इमेज इश्यू रहेगा कि स्टोमा नेक में और बोलने में दिक्कत हो रही है, तो वो सब ये सब इश्यू रहते हैं टीएल के साथ। नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गन प्रिजर्वेशन, तो पहला फंडा तो यही है कि सर्वाइवल पे ज्यादा क्या डिफरेंस नहीं आना चाहिए, रिजल्ट बराबर ऑन्कोलॉजिकली साउंड होना चाहिए जो भी प्रोसीजर है। तो लोकल कंट्रोल शुड बी देयर, be used only when resection of the tumor can be accomplished comfortably with local control rates approximating those of total laryngectomy। अगर रिजल्ट इसके इक्वल नहीं है तो कोई मतलब नहीं है बात करने का, अगर वो रिजल्ट दे रहा है तो फिर आगे बात करनी है। ठीक है, सर्वाइवल फ्रॉम द इंडेक्स कैंसर इज कॉम्प्रोमाइज्ड इफ ए लोकल फेल्योर रिजल्ट्स आफ्टर रेडिएशन थेरेपी और सर्जरी टू द सुप्राग्लोटिस एंड ग्लोटिस। ठीक है, and medical and surgical organ preservation modalities after the topography of the larynx make definitive evaluation of recurrent cancer difficult, क्योंकि उसके बाद अपने को इमेजिंग में इश्यू रहता है। ठीक है, अभी आता है एक्यूरेट असेसमेंट, तो करने से पहले अपने को असेस भी करना पड़ेगा। तो कैसे असेस करेंगे, लैरिंजियल एनाटॉमी फंक्शन दोनों ही देखना जरूरी है। नीड फॉर प्री ऑपरेटिव इमेजिंग एज वेल एज डायरेक्ट डीएलस्कोपी जो करेंगे, डायरेक्ट लैरिंगोस्कोपिक एग्जामिनेशन। क्यों? क्योंकि ट्यूमर बर्डन से अपने को फॉल्स फाइंडिंग भी मिल जाता है इमेजिंग में कई बार। जैसे ट्यूमर बल्कि है तो अपने को लगेगा वोकल कॉर्ड में गया, गिर रहा है उसके ऊपर, और कई बार बल्कि है तो ऐसा भी लगता है प्रीवर्टिब्रल फेशिया इन्वॉल्व हो गया है बिकॉज ऑफ द बल्क। प्रेस करेगा तो फैट वहां लगेगा, फैट है ही नहीं। ठीक है, तो उससे अपने को कंफ्यूजन हो जाता है कि इट इज गोइंग टू अप टू द प्रीवर्टिब्रल फेशिया, T4B हो गया ये तो। बट डीएल करेंगे तो अपने को पता चल जाएगा पीछे जब जाएंगे इसोफेगस में हाइपोफेरिंग से कि पोस्ट क्रिकोइड तो फ्री है तो प्रीवर्टिब्रल में कैसे जा सकता है, नहीं जा सकता है। तो इसलिए भी जरूरी है डीएल स्कोपी करना। ठीक है, नाउ ये है इंपॉर्टेंट, ये अपने से पूछेंगे वाइवा में। The cricoarytenoid unit is the basic functional unit of the larynx। अपने को पूछेंगे कि भाई functional unit of larynx क्या है, तो अपन बोल सकते हैं कि vocal cord है, तो नहीं, vocal cord नहीं है। Cricoarytenoid is the basic functional unit of larynx। Why? Because it consists of arytenoid cartilage, cricoid cartilage, associated musculature जो सब पढ़ा अपन ने, superior nerve, superior का internal branch, recurrent laryngeal nerve। तो ये क्या करेंगे, ये सब जो भी मसल अपन ने पढ़े उसी से तो मूवमेंट हो रहा था ना वोकल कॉर्ड का।
जो भी मसल एसोसिएटेड थे। तो इसमें क्रिकोएरिटनॉइड जॉइंट एक पुल्ली की तरह काम करता है, तो वो ही काम करवा रहा है, अपना अकेला वोकल कॉर्ड नहीं कर पा रहा है सब, ठीक है। इसलिए दिस इज द फंक्शनल यूनिट दैट अलाउज फॉर फिजियोलॉजिकल स्पीच। इवेल्युएशन कैसे करेंगे? वॉइस क्वालिटी देखेंगे, एयरवे कॉम्प्रोमाइज है कि नहीं देखेंगे, पास स्कोर ये इंपॉर्टेंट है, पेनिट्रेशन एस्पिरेशन स्कोर देखेंगे, और जिनका स्कोर लेस देन 5 है वही सब कैंडिडेट्स होंगे ऑर्गन प्रिजर्वेशन के। कितना स्कोर रहे? लेस देन 5। क्या मीनिंग है इसका, ये देख लेते हैं। तो वोकल कॉर्ड तक जा रहा है, मान लो फूड है ना, वोकल कॉर्ड तक जा रहा है और उसके नीचे नहीं जा रहा, तो यहाँ डिवाइड कर लो। वोकल कॉर्ड, इसके ऊपर पेनिट्रेशन है, इसके नीचे चला गया तो एस्पिरेशन है। पहला डिविडेशन ये डिवाइड करने का ये हो गया अपना, ठीक है। वोकल कॉर्ड तक रह रहा है, कैन बी पेनिट्रेशन, ठीक है। उसके नीचे गया तो एस्पिरेशन है। अब इनमें भी आगे डिवाइड हो जाएगा, तो स्कोर 1 रहेगा, मतलब कोई एंट्री नहीं है, एकदम बढ़िया काम चल रहा है, लैरिंग्स ट्रेकिया में कुछ नहीं खाना जा रहा। सेकंड विल बी, तो दोनों हर में अपने को विद विदाउट देखना है, विद क्लियरेंस विदाउट क्लियरेंस, ठीक है। तो पहले वाले में विद लगा देना है, दूसरे में विदाउट कर देना है। सो सबसे पहले लैरिंग्स में नहीं गया, अभी लैरिंग्स में जाना शुरू करा देते हैं। एंट्री ऑफ मटेरियल इनटू द लैरिंग्स बट विद क्लियरिंग, ठीक है। तो इसके नीचे क्या आ जाएगा? एंट्री ऑफ मटेरियल इनटू द लैरिंग्स विदाउट क्लियरिंग, ठीक है। तो ये स्कोर 3 हो गया। स्कोर 4 में अब वोकल कॉर्ड तक पहुंचा देना है, 4 5 में, और साथ में वही विद और विदाउट लगा देना है, ठीक है। 4 होगा मटेरियल इन कांटेक्ट विद ट्रू वोकल फोल्ड्स बट विद क्लियरिंग। 5 कांटेक्ट विद ट्रू वोकल फोल्ड्स विदाउट क्लियरिंग। तो 5 से कम स्कोर रहेगा ना, तभी अपन वॉइस प्रिजर्वेशन सर्जरीज की बात करेंगे, नहीं तो मतलब ही नहीं है, फंक्शन ही नहीं है तो क्या करना है, ठीक है। 6 में क्या रहेगा फिर? मटेरियल एंटर्स द ट्रेकिया। अब वोकल कॉर्ड तो आ गया, वोकल कॉर्ड के नीचे सबग्लोटिस और ट्रेकिया। सबग्लोटिस छोटा सा ही रहता है 5 mm इसमें का। इक्वल टू 5 है क्या भाई? मेरे को तो लग रहा है इक्वल टू 5 भी नहीं होगा, बिकॉज वो भी विदाउट क्लियरिंग द लैरिंग्स है ना। लेस देन 5 है ना। तो 4 तक ही है मतलब। हाँ लेस देन 5 है, वो तो याद करने के लिए डिवाइड किया है अपन ने कि यहाँ तक वोकल कॉर्ड है, उसके नीचे ट्रेकिया है लैरिंग्स का, ठीक है। नाउ फिर छठा क्या था? छठा में है कि लैरिंग्स को पार करके ट्रेकिया में पहुंच गया, बट क्लियरिंग हो पा रही है अभी भी। 7वां क्या होगा? ट्रेकिया में गया, कोई क्लियरिंग नहीं हो पा रही, ट्राई कर रहा है पेशेंट पर, हो नहीं रही क्लियरिंग। और 8वां होगा कि ट्राई नहीं, उसको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, ठीक है ना। एंटर करेगा ट्रेकिया में और कोई अटेम्प्ट नहीं करेगा क्लियर करने का। किसने दिया था? रोजनबेक। रोजनबेक ने दिया था पेनिट्रेशन, एस्पिरेशन, स्कोर और स्केल, ठीक। तो लेस देन 5 इज इंडिकेशन। फिर नेक में अपन देखेंगे कि नोड वोड कैसे हैं, एक्स्ट्रा रेंजल स्प्रेड तो नहीं है, वोल्यूकुला में एक्सटेंशन कितना है, फ्लोर ऑफ माउथ में तो नहीं है, ये सब देखेंगे। ये सब अपने को वर्कअप में देखना है, ठीक है। वोकल कॉर्ड का स्टेटस देखना है, एरेटिनॉइड की फिक्सिटी तो नहीं है, ये देखना है। तो एरेटिनॉइड में एक होता है स्यूडो फिक्सेशन, वो होता है वेट की वजह से, ड्यू टू द वेट इम्पैक्ट। ट्यूमर ही भारी है तो ऐसा लगेगा कि फिक्स हो गया है, बट ऐसा है नहीं, वजन की वजह से वो पुल्ली काम नहीं कर रही। ट्रू फिक्सेशन होगा इंट्रिंसिक मस्कुलेचर और सीए जॉइंट इन्वॉल्वमेंट और ठीक है। तो स्यूडो फिक्सेशन इज नॉट ए कॉन्ट्राइंडिकेशन, ठीक बात है, स्यूडो फिक्सेशन इज नॉट ए कॉन्ट्राइंडिकेशन। फिर डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी बायोप्सी में काम आएगा, विजुअल एग्जामिनेशन, पाल्पेशन भी कर सकते हैं सब में, मतलब बीओटी वगैरह का। चेक फॉर एडिक्वेसी ऑफ एक्सपोजर ऑफ ट्रांसओरल रिसेक्शन, अगर टॉर्स के लिए प्लान कर रहे हैं या लेजर के लिए प्लान कर रहे हैं तो देखना पड़ेगा कि एडिक्वेट तो है क्या माउथ ओपनिंग। एरेटिनॉइड मोबिलिटी देखनी है अपने को, पैराग्लोटिक स्पेसेस देखने हैं। देन सीटी पता है अपने को, सीटी में पूरा स्टेजिंग देखेंगे, इरोजन ऑफ कार्टिलेज देखेंगे, इन्वेजन इनटू स्पेसेस देखेंगे, सब म्यूकोजल एक्सटेंशन देखेंगे। अर्ली इरोजन अगर है तो एमआरआई करा लेंगे, ठीक है ना। T3 वाला बेसिकली, T3 में डाउट है अगर कि T3 है कि T2 है तो एमआरआई का रोल आ जाता है वहां, क्योंकि सीटी में स्क्लेरोसिस रहता है ना एज रिलेटेड, वो भी इरोजन जैसा लगता है। पिटफॉल्स,
सुपरफिशियल म्यूकोसल लीजन्स नहीं पता चलेंगे अच्छे से। लार्ज एक्सोफिटिक लीजन्स, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट का पता नहीं चलेगा, पूरा फिल कर देगा कैविटी को, तो कहाँ से आ रहा है वो पता नहीं चलेगा। आइसो इंटेंस और आइसो डेंस टू सराउंडिंग टिश्यू रहेगा तो थोड़ा दिक्कत आएगा मार्जिन डिमार्केशन में। एमआरआई का रोल अपन ने पढ़ लिया। क्रिकोएरिटिनॉइड एरिया इज बेस्ट इवेल्युएटेड विद एक्सियल स्कैन्स, एक्सियल, ठीक है। एंड स्क्लेरोटिक चेंजेस ऑन सीटीआर इंडिकेशन फॉर पेरिकॉन्ड्रियल और डायरेक्ट एरिटिनॉइड कार्टिलेज इन्वॉल्वमेंट। तो अपने को इधर डाउट हुआ स्क्लेरोटिक चेंजेस है तो अब एमआरआई कराएंगे। कौन सी एमआरआई? फैट सप्रेस्ड गैडोलिनियम एमआरआई स्कैन, सेंसिटिव रहता है कार्टिलेज इन्वेजन के लिए, फैट सप्रेस्ड, ठीक। पेट का रोल है ऑकल्ट लिम्फ नोड में, और पोस्ट रेडिएशन पता ही अपने को, रेकरेंस देखना है तो, रेजिडुअल देखना है तो पेट का रोल। इससे अपनी पूरा स्टेजिंग तक का काम हो गया। स्टेजिंग फंक्शन दो चीज अपन ने देख ली, ठीक है। ओवरऑल क्लिनिकल असेसमेंट हो गया अपना कि पेशेंट टॉलरेट कर पाएगा जीए, मेडिकल प्रॉब्लम्स तो नहीं है, और पल्मोनरी रिजर्व है क्या, क्योंकि पोस्ट ऑप पीरियड में थोड़ा एस्पिरेशन रहेगा कुछ टाइम तक, और एफर्ट वैसे भी लगेगा रिहैब में, तो उतना झेलने का है क्या इसके पास लंग, वो भी देखना है अपने को। तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट इज मस्ट, पीएफटी अपने को करना ही करना है। दो चीज देखनी है, एक तो पहले लंग ठीक है क्या, या ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज है तो वैसे ही निकल जाएगा, और दूसरा लंग ठीक है तो इसका अच्छा खासा वॉल्यूम है ना कि एस्पिरेशन थोड़ा बहुत हो तो झेल पाए, ठीक है। फिर पूरा टीम एंडेवर रहता है, वो तो सब पता है अपने को, टीम वर्क है ऑलवेज। और परफॉर्मेंस स्केल तो रहना ही चाहिए मोर देन 80 और इकोक 01, ठीक है। तो इकोक का फुल फॉर्म पूछते हैं कई बार एग्जाम में, अपन इकोक इकोक बोलते हैं भूल जाते हैं। इकोक, व्हाट इज इकोक? ईस्टर्न कोऑपरेटिव परफॉर्म कॉलेज। यस, मेरे एक फ्रेंड के साथ होता, यूरोपियन बोल दिया नहीं, यूरोपियन, तो फिर मजे लेते हैं वो कि इकोक इकोक तो कर रहे हो, पता ही नहीं है। कंजर्वेटिव लेरेंजियल सर्जरीज, अब अपन मुद्दे पे आते हैं अपने, ठीक है। ऑर्गन प्रिजर्विंग सर्जरी, इंटैक्ट, क्या क्या फंक्शन देखना है, 3 और 2 बोल दो, 3 भी बोल सकते हैं, इसको अलग लेंगे तो। इंटैक्ट एयरवे है कि नहीं, दूसरा एस्पिरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और तीसरा इंटैक्ट फोनेशन है कि नहीं, ये 3 चीज देखनी है। स्वेलोइंग भी ले सकते हो एस्पिरेशन के साथ, स्वेलोइंग, ठीक है। इन 3 फंक्शन में से ये तीनों फंक्शन इंटैक्ट है कि नहीं। देन एनाटॉमिकल प्रीरिक्विजिट्स, तो एनाटॉमिकल इंटैक्ट क्रिकोएरिटिनॉइड जॉइंट कार्टिलेज, क्रिकोइड कार्टिलेज चाहिए अपने को, वो जॉइंट बनाना है बेसिकली, क्रिकोइड कार्टिलेज चाहिए, एक फंक्शनिंग क्रिकोएरिटिनॉइड जॉइंट चाहिए, और इंटैक्ट इंटरनल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लाइनेंजियल नर्व चाहिए। वही तो अपने को हेल्प करेगा सेंसेशन में, अगर एस्पिरेट कर रहा है पेशेंट तो वापस उसको क्लियर करने में, ठीक है। नहीं क्लियर करेगा तो एस्पिरेट करता रहेगा तो लंग में पूरा एब्सेस, लंग खत्म हो जाएंगे। Now these are the goals of open partial laryngectomy: complete tumor removal, always the goal, while maintaining integrity and, तो ये तो गोल टीएल का भी है, complete tumor removal। एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा, maintaining the integrity and separation of larynx and pharynx, ये उसका भी है, larynx pharynx, ठीक है ना। इंटेग्रिटी भी उसका है, तो साथ में अपने को फंक्शन भी मेंटेन करना है तो वो इसका आ जाएगा, वो सब टीएल के भी हैं। साथ में फंक्शन आ गया तो वो ओपन पार्शियल आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, व्हाट इज कंप्लीट तो पता है, मार्जिन क्लियर रहना चाहिए। Altered post-surgical anatomy and tissue plane boundaries both facilitate unconventional tumor spread and hamper early detection of tumor recurrence, making salvage treatment more complicated। तो अच्छे से पेशेंट चूज करना है, क्योंकि रेकरेंस हुआ तो फिर डिटेक्ट करने में जोर आएगा पर वो प्रिजर्विंग सर्जरी के बाद, ठीक है। ओके, इन रेकरेंट लेरेंजियल कैंसर्स आफ्टर कीमो, और मोस्टली तो कीमो रेडिएशन ही रहेगा, माइक्रोस्कोपिक कंप्लीट ट्यूमर रिमूवल इज क्रिटिकल, ठीक है ना, क्योंकि एडजुवेंट ट्रीटमेंट के ऑप्शन लिमिटेड रहेंगे। पहले ले रखा करनी चाहिए, पार्शियल लेरिंजेक्टमी टाइप की नहीं क्या? करनी चाहिए। आफ्टर डेफिनेटिव सीटीआरटी मान लो रिकरेंस आता है, देन हमको पार्शियल लेरिंजेक्टमी ऑप्शन नहीं रखना चाहिए, ये बोल रहा है।
नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑप्शन दे एक्यूट सकते हैं। ट्रीटमेंट अब क्या देंगे आप अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो? वही बोल रहा है, मान लो नहीं भी टीएल किया और मार्जिन पॉजिटिव आ गया तो भी तो वही दिक्कत है ना। सो इट पर इज ऑल टीएल अबाउट करने मार्जिन। के बाद मार्जिन पॉजिटिव आने के चांसेस कंपैरेटिवली कम है एज कंपेयर टू पार्शियल लारिंजेक्टमी। वो तो डिजीज स्टेटस पे, मतलब रेजिडुअल कितना है, बट इट इज नॉट ए कॉन्ट्रा इंडिकेशन कि साल्वेज है तो अपने को नहीं करना है, कर सकते हैं, बट मार्जिन क्लियर देना है। ऐसा नहीं कि मार्जिन डाइसी और अपन पहुंच गए कि नहीं वी विल प्रिजर्व, तो वहां नहीं जाना है। फिर डिजीज अगर ज्यादा बच रहा है तो बेटर की टीएल कर दो। अपने को लग रहा है रेस्पॉन्स ठीक है, वी कैन गेट अवे विद गुड मार्जिन, तो वी कैन अटेम्प्ट। तो ये बोल रहा हूँ, मार्जिन इज इम्पोर्टेंट, अपने को पहले देखना है, क्योंकि एडजमेंट का ज्यादा मामला रहेगा नहीं, फिर पहले ले चुका है वो। ठीक है। नाउ सक्सेसफुल फंक्शनल आउटकम्स डिपेंड्स ऑन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एडेक्वेट एयरवे विद फंक्शनल नियोग्लोटिक वॉल, एक चीज, रिक्रिएशन ऑफ एडेक्वेट पोस्ट ऑपरेटिव फेरेंजियल एनाटॉमी फॉर ऑप्टिमल स्वेलोइंग। तो एक तो सांस, आवाज और खाना, तीन चीज मेंटेन करनी है अपने को। ठीक है ना। Maintenance of an optimal laryngopharyngeal coordination between the motor input and sensory feedback to guarantee the airway protection and adequate swallowing। तो ये सब चीजें अपने को मेंटेन करनी है, तो ये भी पूरा ध्यान में रख के फिर प्लान करना है। एडिक्वेट एयरवे होना चाहिए, ऑप्टिमल स्वेलोइंग होनी चाहिए और एयरवे प्रोटेक्शन भी, कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए लैरिंग्स फेरिंग्स का बचे हुए का। तो ये आर्टिकल है जुआन पैब्लो रोड्रिगो, इसमें से अपन पढ़ेंगे ओपन पार्शियल लैरिंजेक्टमी। ठीक है, 2010 में आया था। फर्स्ट इज वर्टिकल पार्शियल लैरिंजेक्टमी। ठीक है, ज्यादा हिस्टोरिकली रोल रहा है, मोस्टली आजकल वही करते हैं सब हॉरिजॉन्टल, फिर भी अपन पढ़ लेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। वर्टिकल पार्शियल लैरिंजेक्टमी, all vertical partial laryngectomies share a common approach which includes vertical transaction through the thyroid cartilage and paraglottic space। ठीक है, ऑल शेयर ए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, क्या कि ब्लाइंड एंट्री लेना पड़ेगा इसमें, अपने को ब्लाइंड एंट्री लेना पड़ता है इनटू द लैरिंग्स थ्रू ए नैरो एक्सपोजर। ठीक है, ये इसका ड्रॉबैक रहता है। ओगुरा ने पॉपुलराइज किया था। एंटेल्स रिमूवल ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ, जैसा डायग्राम में देख रहे हैं अपन, पोर्शन ऑफ वन और बोथ वोकल कॉर्ड्स, मतलब बोथ वोकल कॉर्ड्स तो नहीं है, पोर्शन है, पोर्शन जैसे आगे कमी एंटीरियर कमीसर में जा रहा है थोड़ा सा, तो इसका पोर्शन ले सकते हैं, बोथ नहीं है, बोथ ले लेंगे तो मतलब नहीं रहा फिर। ठीक है, पोर्शन ऑफ वन और बोथ vocal cords with or without the anterior commissure together with the thyroid cartilage as the deep margin। तो जैसा डायग्राम में देख रहे हैं अपन, ये पूरा एरिया निकालेंगे, ये फॉल्स वोकल कॉर्ड है, ये वेंट्रिकल, ट्रू वोकल कॉर्ड है। ठीक है, ये नीचे क्रिकोइड है, तो क्रिकोइड छोड़ दिया अपन ने, ये थायराइड कार्टिलेज का आधा हिस्सा ले गए, ये पूरा निकाल दिया, क्योंकि ये वर्टिकल है तो इसको बोल दिया, और पार्शियल है तो इसको बोल दिया वर्टिकल पार्शियल लैरिंजेक्टमी। ठीक है, चलो आगे, वापस वही डायग्राम आगे से देखेंगे तो ये इतना हिस्सा निकाल दिया। ठीक है, सजाइटल व्यू में देखें तो ऐसा निकाल दिया। ठीक है, और कोरोनल में देखें तो ये निकाल दिया, ये वर्टिकल पार्शियल लैरिंजेक्टमी। फिर इसके एक्सटेंडेड प्रोसीजर भी आते हैं, जैसे फ्रंटोलेटरल वर्टिकल हेमिलैरिंजेक्टमी। फ्रंटोलेटरल कैसा होगा, नाम से ही पता चल रहा है, एंटीरियर कमीसर में डिजीज पहुंच रहा है ना, और थोड़ा सा पार्ट मान लो कॉन्ट्रालेटरल कॉर्ड का है तो एंटेरोलेटरल बोल दो या फ्रंटोलेटरल करेंगे। पोस्टीरोलेटरल वैसे ही इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इप्सिलेटरल म्यूकोजा ऑफ एरेटिनोइड, म्यूकोजा, ठीक है ना, एरेटिनोइड का नहीं, एरेटिनोइड इन्वॉल्वमेंट बेसिकली कॉन्ट्राइंडिकेशन हो जाता है वॉइस प्रिजर्वेशन का, क्योंकि दोनों एरेटिनोइड काफी क्लोज रहते हैं। मार्जिन लेने के लिए फिर दूसरा भी निकालेंगे तो मतलब नहीं रहेगा, बट इसका म्यूकोजा है तो अपन निकल सकते हैं निकाल के, तो ओनली म्यूकोजा। ठीक है, एक्सटेंडेड वर्टिकल हेमिलैरिंजेक्टमी। ठीक है, फ्रंटोलेटरल, पोस्टीरोलेटरल एंड एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड किसको बोलेंगे, एंटायर इप्सिलेटरल हेमिलैरिंग्स विद एन ऑप्शन टू ऑफ रिसेक्टिंग द सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ द क्रिकोइड कार्टिलेज एज वेल, वो एक्सटेंडेड हो जाएगा। ये डायग्राम है अपने। ठीक है, इसको बोलेंगे हेमी, वर्टिकल पार्शियल। ठीक, फ्रंटल सिर्फ फ्रंटल, कमीसर का इधर का। फ्रंटोलेटरल जब इधर तक डिजीज है
तो ये फ्रंटल भी आ गया और लेटरल थोड़ा सा एक्सटेंडेड। ये क्रेनियोकोडल ज्यादा है तो इसमें ज्यादा क्लियर नहीं होगा। जब अपन पूरा थायराइड कार्टिलेज नीचे क्रिकोइड का कुछ पार्ट भी निकाल दें तो वो पूरा एक्सटेंडेड हेमी हो जाएगा। पेशेंट कौन कौन लेने, T1 T2, अब वर्टिकल पार्शियल में T1 T2 ग्लोटिक ट्यूमर्स एंड सुटेबल T3 विद मोबाइल कोड भी ले सकते हैं, ठीक है ना। मतलब T3 गोइंग टू द प्री एपिग्लोटिक स्पेस है ना, या पैराग्लोटिक स्पेस ऐसा है तो, और कोड ठीक है तो उसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। देन ये कुछ लोगों का अपना है तो अपन छोड़ भी सकते हैं। सम ऑथर्स बिलीव दैट पेशेंट्स विद वोकल कॉर्ड फिक्सेशन caused by direct invasion of the thyroarytenoid muscle by the tumor may still be candidate। ये इंस्टीट्यूशनल मतलब कुछ लोग करते हैं कुछ नहीं करते तो इसको छोड़ भी सकते हैं। T4 with anterior commissure still we can attempt, ठीक है ना, सिर्फ आगे वाला हिस्सा निकाल के निकल सकते हैं। तो ये सब इंडिकेशन हो गए वर्टिकल पार्शियल के। कॉन्ट्राइंडिकेशन, सब ग्लोटिक एक्सटेंशन सबका ही कॉन्ट्राइंडिकेशन है। कितना, एंटीरियरली 9 mm और कुछ जगह 10 mm भी लिखा रहता है, 10 mm एंड पोस्टीरियरली 5 mm, ठीक है। एंटीरियरली ज्यादा बड़ा होता है क्रिकोइड कार्टिलेज, पोस्टीरियरली लेमिना छोटा ही रहता है। तो पोस्टीरियरली अगर 5 mm से ज्यादा भी चला गया ट्यूमर तो नहीं कर पाएंगे। एक्सटेंशन अक्रॉस एंटीरियर कमिशर टू इन्वॉल्व मोर देन 1/3, अगर दूसरा वोकल कॉर्ड भी मोर देन 1/3 चला गया तो फिर नहीं कर पाएंगे। वोकल फोल्ड फिक्सेशन फ्रॉम इन्वेजन ऑफ द क्रिकोएरेटिनॉइड जॉइंट, सिर्फ म्यूकोजा रहता है तो अपन लेके निकल सकते हैं, बट अगर जॉइंट चला गया तो फिर नैरो रहते हैं कि दोनों एरेटिनॉइड, इधर तक डिजीज अगर है तो इसका मार्जिन लेने में ये भी कहीं ना कहीं जाएगा, और नहीं लेंगे तो मार्जिन पॉजिटिव आ जाएगा, तो उसमें भी अटेम्प्ट नहीं करते अपन। इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पोस्टीरियर कमिसर, एक ही बात है, जब जॉइंट में ही नहीं ले रहे तो कमिसर में तो सवाल ही नहीं है, कमिसर दोनों के बीच रहेगा। तो जब जॉइंट इन्वॉल्वमेंट कॉन्ट्राइंडिकेशन है तो कमिसर इन्वॉल्वमेंट तो डेफिनेटली कॉन्ट्राइंडिकेशन है। एंड एक्सटेंशन अबव द एरी एपिग्लोटिक फोल्ड, ये सब कॉन्ट्राइंडिकेशन है। फंक्शनल आउटकम्स ठीक ठाक है, परमानेंट होर्सनेस रहती है, क्रोनिक डिस्फेजिया नहीं रहता है, ठीक है। ऑन्कोलॉजिकल आउटकम्स, टीएल मतलब टोटल लेरिंजेक्टमी के बराबर का लेवल का रिजल्ट देता है ये। अगर T1 स्टेज है तो 90s में रिजल्ट है इसके भी, लोकल कंट्रोल के, ठीक है। जैसे जैसे स्टेज बढ़ेगा तो कम हो जाएगा, ठीक है। तो इतना याद रख सकते हैं कि टोटल लेरिंजेक्टमी के बराबर रिजल्ट देता है। पर T2 T3 केस में इसका रेकरेंस ज्यादा था, T2 T3 में ज्यादा था, ठीक है ना। तो T2 T3 में ज्यादा था तो फिर लोगों ने क्या कर दिया, इसकी जगह सुप्राक्रिकोइड करना शुरू कर दिया, है ना। वो अंडर विजन एंट्री होता है तो वो ज्यादा अच्छा है, सुप्राक्रिकोइड करते हैं, वर्टिकल बहुत ही कम। फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स विद लीजन्स ट्रीटेबल बाय वर्टिकल पार्शियल, लेजर सर्जरी भी कर सकते हैं अभी। लेजर ऑफर्स आइडेंटिकल रेट्स ऑफ लोकल कंट्रोल, ठीक है, और लेजर रहेगा तो वॉइस क्वालिटी, स्वेलोइंग, ये सब बेटर रहेंगे। तो इसके दो अल्टरनेटिव आ गए, एक तो सुप्राक्रिकोइड या हॉरिजॉन्टल, दूसरा लेजर या रोबोटिक, तो इसको फिर छोड़ दिया, ठीक है। फिर आता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में दो और एक तीसरा टाइप भी पढ़ेंगे बाद में, मेनली दो लेके चलते हैं अभी। हॉरिजॉन्टल पार्शियल लेरिंजेक्टमीज आर सो कॉल्ड बिकॉज इनिशियल एंट्री इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल इंसिजन। द इंसिजन इज डिस्टेंट फ्रॉम द कैंसर, अपने को पता है ग्लोटिस का है तो अपन ऊपर से घुसेंगे, सुप्रा ग्लोटिस का है तो नीचे से घुसेंगे, तो वहां से एंट्री लेके फिर अंदर देखेंगे, तो अंडर विजन जाना है इसमें, तो ये इसका अच्छा काम है। तो अपन बोल देंगे कि उसमें भी जा सकते हैं, फिर तो उसमें क्या दिक्कत है। उसमें अपन क्या करते हैं कि ऐसा वर्टिकल कट लेके, तो कार्टिलेज में पूरा तो अपन ने लिया नहीं है तो इतना स्पेस नहीं बनता कि अच्छे से देख पाए, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज ही रहता है विजन। सुप्राग्लोटिक लेरिंजेक्टमी पहला है, पहला हॉरिजॉन्टल, सुप्राग्लोटिक, तो नाम से पता चल रहा है ग्लोटिस के ऊपर, ठीक है, सुप्राग्लोटिस। सुप्राग्लोटिक लेरिंजेक्टमी वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय अलोंसो एट अल, अलोंसो भाई ने किया था, ठीक है, और ओगुरा ने इसको फिर और प्रचार प्रसार कर दिया इसका।
सुटेबल फॉर ट्यूमर्स कन्फाइंड टू स्ट्रक्चर्स अबव ट्रू वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, तो ग्लोटिस के लिए है ही नहीं, नाम ही इसका सुप्राग्लोटिस है। ठीक है, तो ग्लोटिस का सवाल नहीं है। Based on the fact that most laryngeal cancers do not cross the laryngeal ventricle until late. क्यों नहीं क्रॉस करते हैं ये laryngeal ventricle को? Because of the embryological fusion रहता है, 4th और 6th आर्च से बनते हैं, तो वो बैरियर की तरह काम करता है, इसलिए कुछ टाइम तक रोक के रखता है। तो ये अपना है बैरियर, ये रहा वेंट्रिकल, ये बैरियर है। तो इसके ऊपर का सर्जरी के इसके ऊपर अगर ट्यूमर है, ये बैरियर है, तो यहाँ से मार्जिन अपने को मिल रहा है, निकाल दो ऊपर का हिस्सा। ये इसका कॉन्सेप्ट था। इन्वॉल्व्स रिसेक्शन ऑफ द एपिग्लोटिस, द बैंड्स, बोला अपन ने बैंड्स। बैंड्स क्या होते हैं? फॉल्स वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, वेंट्रिकुलर बैंड्स आल्सो नोन एज बैंड्स एंड फॉल्स वोकल कॉर्ड। एरी एपिग्लोटिक फॉल्स के पास में जो एरी एपिग्लोटिस, एरिटनॉइड और एपिग्लोटिस के बीच में रहेंगे। हायोइड बोन इन मोस्ट केसेस, टॉप ऑफ द थायराइड कार्टिलेज एंड कंटेंट्स ऑफ द प्री एपिग्लोटिक स्पेस। ठीक है, टॉप ऑफ, पूरा थायराइड कार्टिलेज नहीं लेंगे, आधा टॉप। ठीक है, रिसेक्शन कैन बी एक्सटेंडेड टू इंक्लूड एन, अगर मान लो डिजीज एक्सटेंड कर गया, ये है बैरियर पर मान लो नहीं काम आगे तक आ गया, नीचे तक, ऐसी कंडीशन है तो वी कैन एक्सटेंड द रिसेक्शन टू इंक्लूड एरेटिनॉइड, द बेस ऑफ द टंग और द पायरिफॉर्म साइनस। मतलब तीनों डायरेक्शन बोल दी इसने, नीचे गया तो एरेटिनॉइड आ जाओ, ऊपर गया तो बेस ऑफ टंग, पीछे आया तो पायरिफॉर्म साइनस भी निकाल सकते हैं इसके साथ। ठीक है, इधर रहेगा पायरिफॉर्म साइनस। ये डायग्राम हो गया, सुप्राग्लोटिक है, पार्शियल है। ठीक, ये बक्सा निकाल देंगे, ये वेंट्रिकल वाला लेवल। ठीक है, ये अपना ट्रू वोकल कॉर्ड है, तो ग्लोटिस छोड़ दिया, सुप्राग्लोटिस निकाल दिया, ये हो गया सुप्राग्लोटिक। फिर क्लोजर कर दिया ऐसा। इंडिकेशंस, इंडिकेशन पता है अपने को, ऑल T1 T2 सुप्राग्लोटिक कैंसर्स, यस, एंड T3 T4 सुप्राग्लोटिक ट्यूमर्स अफेक्टिंग द प्री एपिग्लोटिक स्पेस, मतलब जो एंटीरियरली है, और वन ऑफ द एरिटनॉइड्स। एरिटनॉइड्स का क्या? म्यूकोजा, नॉट द जॉइंट। ठीक है, एक्सटेंड टू द पायरिफॉर्म साइनस, नॉट द एपेक्स ऑफ साइनस, बट साइनस का वॉल चला गया, मान लो मीडियल वॉल चला गया, तो निकाल देंगे। बेस ऑफ द टंग, ये सब अपन ने पढ़ा था, तो इन सब में निकाल सकते हैं। ये तो है ही है, T1 T2 है, T3 T4 में कब कब, तो ये सब कंडीशन में कर सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन, लार्ज ट्यूमर्स विद इरोजन ऑफ द कार्टिलेज। एक सब ग्लोटिक एक्सटेंशन पढ़ाई था अपन ने, हर जगह आएगा ये। कॉन्ट्राइंडिकेशन है डायरेक्ट इंडिकेशन फॉर TL, है ना, दिस इज डायरेक्ट इंडिकेशन TL के लिए, ट्रांसग्लोटिक ट्यूमर और सब ग्लोटिक मोस्ट ऑफ केस में, पर कुछ एक्सपर्ट सेंटर तो करते हैं। और इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लेटरल वॉल ऑफ द पायरिफॉर्म साइनस। ठीक है, लेटरल वॉल में अगर चला गया तो कॉन्ट्राइंडिकेशन है, मीडियल वॉल में है तो साथ में निकाल देंगे। ठीक है, और इन्वॉल्वमेंट ऑफ अपेक्स ऑफ द पायरिफॉर्म साइनस, क्योंकि अपेक्स में चला गया तो फिर साथ में लैरिंग्स के साथ हाइपोफेरिंग्स, फिर वो बड़ा सर्जरी हो जाएगा, ठीक है ना। वॉइस प्रिजर्वेशन तो छोड़ो, पूरा ही पूरा निकल जाएगा हिसाब किताब, ठीक है ना। तो ये भी कॉन्ट्राइंडिकेशन है, और ये तो हमेशा रहना ही, एक कॉन्ट्राइंडिकेशन शुरू में ही पढ़ लिया अपन। फंक्शन ही पुअर है तो नहीं कर सकते। फंक्शनल आउटकम्स कैसे हैं इसके? ऑलमोस्ट नॉर्मल वॉइस, क्योंकि वोकल कॉर्ड को छेड़ा ही नहीं अपन ने, ऊपर से निकल गए। बट ए मेजर चैलेंज इज द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्मल स्वेलोइंग, बट ऊपर का काफी फ्रेमवर्क निकल गया, तो वो जो कोऑर्डिनेशन बनाने में दिक्कत आ सकती है, ठीक है ना। लॉस ऑफ द प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, एपिग्लोटिस निकल गया, फॉल्स कॉर्ड निकल गया। रिहैब प्रोसेस इज कॉम्प्लिकेटेड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव रेडियो। अगर रेडियो का जरूरत पड़ेगा तो फिर तो काम हो गया अपना, फिर तो दिक्कत और आने वाली है, ठीक है। और एक्सटेंट ऑफ सर्जरी जो अपन ने पढ़ा कि अगर अपन थोड़ा सा एक्सटेंडेड सर्जरी करेंगे तो उसमें भी दिक्कत आती है फिर, क्योंकि उसमें अपन एरिथ्रॉइड निकाल दे रहे हैं, या फिर पायरिफॉर्म साइनस, तो ये पायरिफॉर्म साइनस निकला तो फेरिंग्स के साथ कोऑर्डिनेशन, मतलब जितना एक्सटेंड बढ़ता जाएगा उतना कोऑर्डिनेशन डेफिनेटली दिक्कत आएगी, तो ये सब दिक्कत आ सकती है। लोकल कंट्रोल की बात करें तो अच्छा लोकल कंट्रोल है इसका भी, है ना। नियरली इट इज बेस्ट फॉर द ट्यूमर्स कन्फाइंड टू द एंडोलैरिंक्स, described nearly at 80% for other locations.
अगर कन्फाइंड है तो 90% रिजल्ट है, अदर लोकेशन में भी चला गया तो 80% तो दे देता है। ठीक है, तो अच्छा रिजल्ट है। 80% विद वॉइस मतलब फंक्शन प्रिजर्वेशन इज गुड, टीएल के बराबर ही रिजल्ट दे रहा है। दिस रेट इज ओवर 85 फॉर स्टेज 1 एंड 2, और स्टेज 3 में बिटवीन 75 to 80, स्टेज 4 रहेगा तो डेफिनेटली और कम हो जाएगा। ठीक है, अभी सर्वाइवल सिर्फ एक्सटेंड पे नहीं, नोड पे भी डिपेंड करता है, साइज के अलावा मेन मोस्टली नोड पे ही डिपेंड करेगा। ठीक है, नोड वोड रहेंगे तो एडजमेंट भी देना पड़ेगा, और वैसे भी मैट्स का रिस्क ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो क्या समरी है कि सुप्राग्लोटिक जो है हॉरिजॉन्टल, उसमें टेक्निक इज वेरी गुड विद ओवरऑल रेट्स बीइंग डिस्क्राइब्ड अबव 85%, एवरेज निकालें तो। ठीक है, और फंक्शनल रिजल्ट्स तो अच्छे हैं, वॉइस तो बहुत क्वालिटी बढ़िया रहती है, क्योंकि वोकल कॉर्ड को छेड़ते नहीं है स्टेज 1-2 का केस रहेगा तो, है ना। 90% पेशेंट्स में डी कैनुलेशन हो जाता है, ओरल राइट शुरू हो जाती है। अब इसमें भी वही आ गया, इसकी जगह भी लेजर आ गई सेलेक्टिव केसेज में। ठीक है, बिकॉज द ऑन्कोलॉजिकल रिजल्ट्स ऑफ ट्रांस ओरल लेजर सर्जरी फॉर अर्ली एंड मॉडरेटली एडवांस्ड ट्यूमर्स अपीयर टू बी कंपेरेबल टू दोज ऑफ सुप्राग्लोटिक, इसलिए फिर लेजर धीरे धीरे, लेजर और टॉर्स है वो इनकी जगह ले रही है। ठीक है, और फाइनल आता है अपना सुप्राक्रिकोइड। तो अपन ये किया तो इसका रिजल्ट अच्छा था, पर ये लिमिटेड था ग्लोटिस के ऊपर ऊपर ही, तो कि फिर यार ग्लोटिस में हो तो ऐसा ट्यूमर का अपन वर्टिकल की जगह ये कर सकते हैं क्या, तो फिर ये प्लान हो गया कि सुप्राक्रिकोइड करके कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, ये क्या है, इंट्रोड्यूस्ड बाय मेजर एंड रीडर इन 1905, और ये पॉपुलराइज किया इसको लक्यूरे, क्या नाम है पता नहीं, लक्यूरे। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑप्शंस बाय ब्रिजिंग द गैप बिटवीन पार्शियल ओपन एंड टोटल लेरिंजेक्टमी, क्योंकि वर्टिकल के इतने अच्छे रिजल्ट नहीं रह रहे थे, तो इतना बहुत ज्यादा जगह नहीं हो रहा था, दो ये भी बहुत ज्यादा जगह नहीं होती है, फिर भी इसने गैप कम किया कुछ। ये तो मस्ट है हमेशा, प्रिजर्वेशन ऑफ इंटैक्ट क्रिकोरेटिनॉइड यूनिट एंड इंटैक्ट क्रिकोइड कार्टिलेज इज एब्सोल्यूट मिनिमम नेसेसरी। क्यों नेसेसरी है, क्रिकोइड कार्टिलेज अपन ने पढ़ा था कंप्लीट सर्कल होता है ना, तो क्रिकोइड ही है जो एयरवे कोलैप्स को रोक रहा है। अगर क्रिकोइड निकल गया तो एयरवे कोलैप्स हो जाएगा, पिचक जाएगी ट्यूब, तो सांस में दिक्कत आनी है। ठीक है ना, तो क्रिकोइड तो बचाना ही बचाना है। सुप्रा क्रिकोइड में क्या क्या आएगा तो अपने को पता है क्या क्या आएगा, क्रिकोइड छोड़ के सब कुछ आएगा। ठीक है, सुप्रा क्रिकोइड पार्शियल प्रोसीजर्स कंसिस्ट ऑफ रिसेक्टिंग द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स: वोकल फोल्ड, बैंड, एपिग्लोटिक फोल्ड, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस जितना इन्वॉल्व है उतना निकालेंगे। ठीक है, पार्ट ऑफ द सबग्लोटिस कोरेस्पॉन्डिंग टू द अपर सरफेस ऑफ क्रिकोइड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज, कंटेंट्स ऑफ द स्पेसेज सब निकाल देंगे। ठीक है, में इंक्लूड वन एरेटिनॉइड, है ना। अगर अपन ने ये निकाल दिया तो अपने को हायोइड बचाना है। फिर ऊपर क्यों बचाना है, रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए दो तरीके हैं, क्रिकोहायो एपिग्लोटोपेक्सी एंड क्रिकोहायोपेक्सी। एपिग्लोटिस अगर बच गया तो अपन क्या करेंगे, क्रिकोइड और हायोइड एपिग्लोटिस को आपस में बांध देंगे, इसको बोल देंगे क्रिकोहायो एपिग्लोटोपेक्सी। और एपिग्लोटिस नहीं बचा तो ये निकाल दो, क्रिकोहायोपेक्सी, क्रिकोहायोडोपेक्सी। ठीक है, ये दो रिकंस्ट्रक्शन के तरीके हैं। तो ये जब ऐसा इतना पार्ट बच गया एपिग्लोटिस का, तो यहाँ अपन चेप कर सकते हैं, क्योंकि हायोइड अपने पास है, क्रिकोइड अपने पास है, इधर में एपिग्लोटिस भी अपने पास है, तो चेप कर सकते हैं, क्रिकोहायोडो एपिग्लोटोपेक्सी। एपिग्लोटिस पूरा निकाल दिया, है ही नहीं तो जोड़ेंगे कहाँ से, तो सीधा कर दो क्रिकोहायोडोपेक्सी। इंडिकेशंस क्या है, इंडिकेशंस सुप्राग्लोटिस वाले तो वो सारे हैं, है ना, एक्सटेंशन हो अगर तो। इसके अलग से क्या है, सुप्राक्रिकोइड पार्शियल लेरिंजेक्टमी विद क्रिकोहायोडो एपिग्लोटोपेक्सी चेप इज इंडिकेटेड फॉर ग्लोटिक ट्यूमर्स। ठीक है, ग्लोटिक ट्यूमर से तो एपिग्लोटिस फ्री है, तो चेप कर देंगे। ग्लोटिक ट्यूमर्स में करना है, किसमें, T2 विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंटीरियर कमीसर। ठीक है, ये पोस्टीरियर का आगे पढ़ेंगे फंडा अपन। T2, T3 एंड सिलेक्टेड T4 जो भी एंटीरियरली है, इन सब में अपन कर सकते हैं इसको। कॉन्ट्राइंडिकेशन सेम है, फिक्सेशन ऑफ बायलैटरल को जॉइंट क्रिकोरेटिनॉइड जॉइंट, इन्वेजन ऑफ पोस्टीरियर कमीसर,
इन्वेजन ऑफ क्रिकोइड, एक्स्ट्रा लेरिंजियल स्प्रेड, पुअर लंग फंक्शन, ये सब कॉन्ट्राइंडिकेशन। तो लगभग सब में सेम है, थोड़ा सा अपन सर्जरी का वो देख के उसके हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर ये कब करेंगे, CHP क्रिकोहाइडोपेक्सी फॉर सुप्राग्लोटिक, ठीक है ना, क्योंकि सुप्राग्लोटिक एपिग्लोटिस को इन्वॉल्व करेगा, तो एपिग्लोटिस निकालना है इसमें। सुप्राग्लोटिक ट्यूमर्स एक्सटेंडिंग टू द वोकल कॉर्ड और एंटीरियर कमिशर, और फॉर ट्रांसग्लोटिक, ठीक है ना। मोस्टली तो ट्रांसग्लोटिक आते ही अपन TL प्लान कर लेते हैं, बट कुछ कुछ जगह ये भी अटेम्प्ट कर लेते हैं लोग, ठीक है। सुप्रा क्रिकोइड, बाकी लिमिटेशन कॉन्ट्राइंडिकेशन सब सेम है। फंक्शनल आउटकम कैसे रहेंगे, so speech and swallowing are restored after SCPL, voice quality is substantially different after the operation despite an overall acceptable result for patients and physician। acceptable है, ऐसा एकदम मैजिकल नहीं है कि नॉर्मल जैसा रहेगा, स्टिल नहीं से तो बढ़िया है, एक्सेप्टेबल है, ठीक है, क्योंकि इसमें अपन वोकल कॉर्ड निकाल रहे हैं। सुप्रा ग्लोटिक जो था उसमें अपन ग्लोटिस को छेड़ नहीं रहे थे, तो उसमें बेस्ट रिजल्ट है, वॉइस का बेस्ट, ठीक है। जिसमें भी अपन वोकल कॉर्ड एरेटिनॉइड निकालेंगे तो रिजल्ट थोड़े कम आने ही है। रिस्टोरेशन ऑफ नॉर्मल स्वेलोइंग में टेक सेवरल वीक्स, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरा तो लेरिंग्स निकाल ही दे रहे हैं अपन, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आएगी थोड़ी। तो फंक्शन वाइज सुप्राग्लोटिस इज बेटर, सुप्राक्रिकोइड इज ओके, ठीक है। रिक्वायर्स इंटेंसिव रिहैब बिटवीन 80 to 90%। आवर पेशेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू रिकवर स्वेलोइंग विद इन फर्स्ट ईयर। ऑन्कोलॉजिकल आउटकम कैसे हैं, रेट ऑफ लोकल कंट्रोल, ऑर्गन प्रिजर्वेशन एज प्राइमरी ट्रीटमेंट इन पेशेंट विद सर्टेन T2 T3 आज ओवर 90%। तो वही TL जैसा रिजल्ट तो तीनों ही दे रहे हैं, ठीक है ना, आर कंपेरेबल टू द टोटल लेरिंजेक्टमी, ठीक है। तो रिजल्ट ऑन्कोलॉजिकल तो साउंड है सारे प्रोसीजर, दिक्कत आ रही है फंक्शन में, मोस्टली सुप्राक्रिकोइड में। तो सुप्राग्लोटिक तो कर सकते हैं अटेम्प्ट, फिर भी सुप्राक्रिकोइड करने से पहले सोचते हैं लोग, ठीक है। ये सब हो गया। तो इसके बाद इसके नोमेनक्लेचर में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि अपन ने पढ़ा कि ये अपन पढ़ रहे हैं जैसे सुप्राक्रिकोइड, तो ये निकाल दिया, ये निकाल दिया, ये तो क्या क्या निकाल दिया ये पता ही नहीं चलेगा नाम से। मान लो अपन ने बोला कि हमने इस पेशेंट का सुप्राक्रिकोइड लेरिंजेक्टमी किया है, तो अपने को नाम से आइडिया नहीं लग रहा कि क्या क्या निकाला है, ये भी निकाला है क्या, क्रिकोइड, रेटिनोइड, ये सब। तो इन्होंने बोला कि यार ये तो सही नहीं है मामला, तो सक्को ने फिर नया क्लासिफिकेशन बना दिया, सक्को भाई ने ओपन पार्शियल हॉरिजॉन्टल लेरिंजेक्टमी का प्रपोज किया इन्होंने। क्या क्लासिफिकेशन है, सेम, ज्यादा चेंज नहीं किया। ये टाइप 1 इज सुप्राग्लोटिक, जिसको अपन पहले सुप्राग्लोटिक बोल रहे थे, इन्होंने उसको टाइप 1 OPHL बोल दिया, ओपन पार्शियल हॉरिजॉन्टल लेरिंजेक्टमी, ओपन पार्शियल हॉरिजॉन्टल लेरिंजेक्टमी, OPHL, ठीक है। टाइप दे दिए 1 2 3, उसमें 2 और 3 में AB, तो देखते हैं अपन। टाइप 1 इज सुप्राग्लोटिक, टाइप 2 इज सुप्राक्रिकोइड एंड टाइप 3 इज सुप्राट्रेकियल। तो ये क्रिकोइड से भी नहीं डर रहे हैं, ठीक है ना। क्रिकोइड भी जरूरत पड़ रही है एंटीरियर अगर है तो उसका कुछ हिस्सा निकालने में, या फिर रिकंस्ट्रक्शन भी कर देते हैं क्रिकोइड का कार्टिलेज से, तो ये थोड़े खतरनाक है और भी आगे के, ठीक है। और सफिक्स लगाते हैं A और B बेस्ड ऑन एपिग्लोटिस बचा है कि नहीं बचा है। अगर बचा है तो A, नहीं बचा तो B। कौन सा एपिग्लोटिस, सुप्रायोइड, ठीक है। तो उसके बेस पे अपन चैप और CHP डिसाइड कर लेंगे। A में अपन चैप कर देंगे, B में CHP कर देंगे, ठीक है। और फिर ये बोल रहे हैं कि अगर एक्सटेंशन देना पड़ गया, जैसे 1 रेटिनोइड निकालना पड़ गया, बेस ऑफ टंग निकालना पड़ गया, पायरिफॉर्म साइनस या क्रिकोएरेटिनॉइड यूनिट निकालना पड़ गया, तो अपन एब्रिवेशन देंगे फिर ARY रेटिनॉइड के लिए, बेस ऑफ टंग, पायरिफॉर्म साइनस, क्रिकोएरेटिनॉइड यूनिट। तो इस तरह से पता चल जाएगा अपने को कि क्या क्या निकाला अपन ने। सेम वही सुप्राग्लोटिक टाइप 1 OPHL, ठीक है। सको क्लासिफिकेशन में टाइप 1 OPHL इज सुप्राक्रिकोइड, सुप्राग्लोटिक। टाइप B या टाइप सेकंड इज सुप्राक्रिकोइड। सुप्राक्रिकोइड में अगर अपन बचा रहे हैं ये हिस्सा एपिग्लोटिस, तो कहाँ गया, एपिग्लोटिस बचा रहे तो A, एपिग्लोटिस नहीं बचा रहे हैं तो B। हाँ इधर है ना B, थर्ड सेकंड B, ठीक है। बचा रहे हैं तो ये
ए हो गया, और निकाल रहे हैं, पूरा निकाल रहे हैं, तो ये बी हो गया। ठीक है, मैं इसमें कंफ्यूज हो गया, मैं कहा ए और बी दे रहा है तो बचा क्यों रहा है? इधर ए है, इधर बी है। ठीक है, थर्ड आ गया। थर्ड में क्या कर रहा है, पूरा क्रिकोइड भी ले लेता है, पूरा लेगा तो फिर कार्टिलेज से रिकंस्ट्रक्ट करेगा, और पार्ट ऑफ एंटीरियर, एंटीरियर में चौड़ा रहता है ना, तो उसका पार्ट भी ले सकता है। इसको इन्होंने नाम दे दिया सुप्राट्रेकियल। ठीक है, ये टाइप 3 दे दिया इन्होंने। अब पर इसमें तो क्रिकोइड जैसे बचेगा नहीं, तो वो फिर पार्शियल एंजेक्टमी कैसे हो रहा है? इसमें या अगर ये एक पूरा, फंक्शनल यूनिट बचना चाहिए मिनिमम। अगर ये पूरा निकाल रहे हैं तो ये कार्टिलेज से रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर कार्टिलेज लेके, मान लो रिब ले लिया, है ना। अच्छा, हाँ, और अगर नहीं तो हाफ में काम हो जा रहा है तो बेस्ट है, नहीं तो फिर रिब कार्टिलेज या कुछ कार्टिलेज लगाते हैं। ठीक है। ठीक है, अब T3 T4 का जो अपन पढ़ रहे थे बार बार, एंटीरियर एंटीरियर, तो इन्होंने भी यही देखा कि जो एंटीरियर थे ना उसमें रिजल्ट बढ़िया थे, पोस्टीरियर वालों में रिजल्ट बढ़िया नहीं थे, तो इन्होंने डिवाइड कर दिया T3 T4 को। किसमें डिवाइड कर दिया, कैटेगरी, सब कैटेगरीज बना दी 1 and 2। तो एंटीरियर को 1 रख लिया, PT3 1 PT3 2 ऐसा डिवाइड कर दिया। कैसे डिवाइड किया, एक प्लेन ले लिया जो रेटिनोइड कार्टिलेज से टेंजेंशियल है और इससे थायराइड से परपेंडिकुलर है। इसके आगे जो भी है वो एंटीरियर, पीछे जो भी है वो पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियर जो भी ट्यूमर रहेगा वो ये कमीसर और रेटिनोइड जॉइंट ये सब इनके पास में रहेगा, तो इधर कर पाना, रिजल्ट देना फिजिबल नहीं था, मतलब थ्योरेटिकल तो था बट प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं था, तो आगे वालों में रिजल्ट बेटर है ना। तो इन्होंने सब कैटेगराइज कर दिया ऐसे, T3 T4 दोनों को। ठीक है, ये हो गए 4 टाइप इनके, 1 2 3 4 T3 T4। रिजल्ट डेफिनेटली बेटर रहने एंटीरियर वालों में, है ना, तो रिजल्ट इसके यही रहेगी, एंटीरियर वाले जो थे उनके रिजल्ट बेटर है। नाउ एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है टाइप 2 और 3 के लिए, तो वही रीजन्स एक्सटेंडेड टू बेस ऑफ टंग मसल्स, पायरिफॉर्म साइनस, lateral wall, lesions with major invasion of pre-epiglottic space involving the hyoid bone, involving the intraretinoid space, posterior commissure, both retinoid cartilages, extralaryngeal spread, reaching the first tracheal ring। अगर पूरा चला गया, मान लो एंटीरियर भी निकल गया, पोस्टीरियर भी निकल गया, तो पूरा तो अपन बना नहीं सकते, पार्ट ऑफ कार्टिलेज निकलता तो दूसरा कार्टिलेज लगा देते, पूरा ही निकल गया तो वेस्कुलरिटी का इश्यू रहेगा फिर। ठीक है, पूरा निकल गया तो फिर नहीं कर सकते। ये हो गया ये सब इसका समरी। तो स्टेटस क्या है करंट, कब कब करना है, नॉन स्क्वेमस हिस्टोलॉजी रहता है, मान लो पुअरली डिफरेंशिएटेड थायराइड है, वो घुस गया आगे इधर, तो अपन वॉइस प्रिजर्विंग करके निकाल सकते हैं साथ में। ठीक है, या नॉन एडिनो आ गया, एडिनोइड सिस्टिक आ गया, और कोई हिस्टोलॉजी आ गई और क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं, तो अपन कर सकते हैं। क्या मोड रहेगा वो डिफरेंट इश्यू है, टॉर्स भी कर सकते हैं, लेजर भी कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं। ठीक है, पोस्ट आरटी साल्वेज, ये जो अपन उस टाइम डिस्कस कर रहे थे, पोस्ट आरटी साल्वेज व्हेन प्री ट्रीटमेंट डिजीज वाज एमनेबल टू कंजर्वेटिव लेरिंजेक्टमी। जब ट्रीटमेंट शुरू हुआ तब वो एमनेबल था और उस अपन ने दिया कीमो रेडिएशन, बट रेजिडुअल डिजीज रह गया या रेकरेंस हो गया, स्टिल वी कैन अटेम्प्ट, बट वी शुड बी श्योर कि वी विल बी एबल टू गेट मार्जिन्स। थर्ड इंडिकेशन इज ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो। कब होंगे कॉन्ट्राइंडिकेटेड, तो अपन जानते हैं सारा माउथ ओपनिंग और स्पाइन का इश्यू हो कुछ, वो सारे, जब ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है तो ऑप्शन ही नहीं है, फिर तो ओपन ही बचेगा। और हाइब्रिड अप्रोच, बल्कि ट्यूमर से तो अपन हाइब्रिड अप्रोच भी ले सकते हैं। तो ये सब है। थैंक यू थैंक यू सो मच।